हाँ जी, लास्ट में कहाँ तक? ब्लैक सॉइल। तो जो लास्ट में सॉइल वाला टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टाइप जो पार्ट था वो था टाइप्स ऑफ सॉइल। तो टाइप्स ऑफ सॉइल में एक तो स्टार्टिंग में मैंने करवाया था मिट्टी के प्रकार में इंस्टीट्यूशनल टाइप करवाए थे, कुछ संस्थागत। संस्था वाले में थे एक तो राज्य कृषि विभाग के अकॉर्डिंग। तो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा मिट्टियां कितने प्रकार की माने गए हैं? 14 टाइप्स। इसमें सिर्फ नाम और उनके वितरण बताए गए। उसके बाद में एक वैज्ञानिक वर्गीकरण यूएसडीए डिपार्टमेंट का, इनके द्वारा वैज्ञानिक मिट्टियां कितनी मानी गई हैं? 12, जिसमें राजस्थान के लिए 5, जिसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी है? राजस्थान में एंटीसोल, और इसके बाद में सेकंड एरिडीसोल। और राजस्थान में कौन सी मिट्टी है जिसमें ऑर्थिड सब ग्रुप्स पाए जाते हैं? तो इसमें इसके कुछ सब टाइप्स भी पाए जाते हैं जो ऑर्थिड के नाम से, वो चाहे कैल्सी हो, कैम्बो हो, पैली हो, चाहे सेल हो, कई उपनाम इसमें दिए हुए हैं, यानी सब टाइप्स दिए हुए हैं। फिर एक जनरल स्टडी के अंदर सामान्य अध्ययन के अकॉर्डिंग अपने राजस्थान की मिट्टियों को पश्चिम से और पूर्व की ओर स्टार्ट किया था, जिसमें डेजर्ट एरिया में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी सैंडी सॉइल, बलुई या रेतीली मिट्टी। यहाँ लोनी बेसिन में ब्राउन सैंडी सॉइल, भूरी रेतीली मिट्टी। ब्राउन सैंडी सॉइल, और जिस एरिया में सेलिनिटी अधिक आई हुई है, जैसे एक तो अपना आईजीएनपी और एक नर्मदा वाला पार्ट, इस एरिया में मिलती है सेलाइन सॉइल। सबसे कम उपजाऊ मिट्टी लवणीय मिट्टी, जिसको ऊसर भी कहा जाता है। और सर्वाधिक उर्वर मिट्टी, तो जो उर्वर मिट्टी होती है वो जलोढ़ होती है राजस्थानी पूर्वी मैदानी भाग में। जो लास्ट वाला पॉइंट अपन ने कंप्लीट किया था वो ये था। उसके बाद में हाड़ौती वाला पार्ट, जो कि मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है, इस मिट्टी को कहा जाता है ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में स्टार्टिंग में कल नाम लिखवा दिए थे आपको ब्लैक सॉइल में, कि ब्लैक सॉइल में एक तो कॉटन या कपास अधिक होने के कारण इसको कॉटन सॉइल या कपासी मिट्टी, महाराष्ट्र और गुजरात की ओर इसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। ये वॉल्केनिक जो लावा निकलता है ज्वालामुखी का, वॉल्केनिक लावे से बनी होती है, इस कारण इसको लावा या वॉल्केनिक सॉइल भी कहा जाता है। लावा मिट्टी या ज्वालामुखी मिट्टी। और कहा जाता है सूखने के बाद इसमें लंबी लंबी क्रैकिंग या दरारें आती हैं, तो यूं लगता है खेत में जैसे बुआई या जुताई हो चुकी है, इसका सेल्फ प्लाइविंग सॉइल भी कहा जाता है। तो सेल्फ प्लाइविंग सॉइल किसको कहा जाता है? सतह जुताई वाली मिट्टी ब्लैक सॉइल को कहा जाता है। अब इसका जो निर्माण का कारण है, जैसे हाड़ौती किससे बनी होती है? बेसाल्ट लावे से, क्योंकि प्लेट्यूज का निर्माण बेसाल्ट से हुआ है। अब बेसाल्ट चट्टाने जैसे ही टूटती हैं, इरोजन जैसे होता है, तो ये बेसाल्ट चट्टाने, ये इग्निस रॉक्स का ही एक एग्जाम्पल होता है, आग्नेय चट्टान का। अब जैसे ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट तो अपने को पता है पत्थर भी होता है, तो ग्रेनाइट जो चट्टाने होती हैं ये इग्निस का एग्जाम्पल होती हैं, लेकिन ये टफ होती हैं। लेकिन जो बेसाल्ट रॉक्स होती हैं ये क्या होता है, पानी के आने के बाद और उससे जल्दी इरोजिनेट होकर ब्लैक सॉइल बनती हैं। तो ये ध्यान रखना, इसका ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है बेसाल्ट इग्निस रॉक्स के द्वारा, यानी ये आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। हालांकि चट्टान का एग्जाम्पल ग्रेनाइट भी आग्नेय का एग्जाम्पल है, लेकिन ग्रेनाइट टफ होने के कारण इनका इरोजन इजीली नहीं होता, लेकिन बेसाल्ट है ये जल्दी इरोजनेट या अपरदित हो जाते हैं। तो ब्लैक सॉइल बनती है बेसाल्ट रॉक्स के द्वारा, यानी बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा। जैसे कि अपनी 3 चट्टानें होती हैं, एक इग्नेस रॉक्स होती है, एक सेडिमेंट्री होती है, एक मेटामॉर्फिक होती है। मूल चट्टानें होती हैं उसको आग्नेय, फिर इनके टूटने से जो बनती है सेडिमेंट्री,
और इन दोनों में चेंजेस होता है, उससे बनती है रूपांतरित या कायांतरित मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये मुख्यतः इग्निस रॉक्स का एग्जाम्पल है। कौन से आग्नेय चट्टानों का? बेसाल्ट का। यह हाड़ौती के पठार में लिखवाया था मैंने कि हाड़ौती पठार का निर्माण बेसाल्ट लावे से हुआ है। अब वो लावा इरोजनेट होगा, अपर्दित होगा, तब जाके कौन सी मिट्टी बनेगी? ब्लैक सॉइल। तो बी फॉर ब्लैक और बी फॉर बेसाल्ट। तो बेसाल्ट रॉक से बनी होती, जिसमें निर्माण में लिखिएगा उपनाम के बाद में। उपनाम या अदर नेम कंप्लीट हो गए थे अपने। नेक्स्ट में लिखिए फॉर्मेशन या निर्माण। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, या बेसाल्ट लावा चट्टाने लिख दो, मीनिंग एक ही, बेसाल्ट शब्द आना चाहिए। दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय बेसाल्ट रॉक्स। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। दिस सॉइल या ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड बाय बेसाल्ट रॉक्स। अब इन चट्टानों से बनने के बाद में इस मिट्टी का विस्तार किस एरिया में पाया जाता है? तो वो होता है हाड़ौती क्षेत्र। तो इसमें नेक्स्ट में लिखे एक्सटेंशन या विस्तार। विस्तार में डिस्ट्रिक्ट लिखे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसमें कोटा, बूंदी, बारा एंड झालावाड़। ब्रैकेट में आगे लिख दीजिए हाड़ौती रीजन। हाड़ौती क्षेत्र। इन ज्योग्राफिकल एरिया डिस्ट्रिक्ट नहीं देके कई बार भौगोलिक क्षेत्र का नाम लिख देते हैं हाड़ौती क्षेत्र। तो ये हाड़ौती क्षेत्र का निर्माण भी इसी से होता है, बेसाल्ट चट्टानों से। तो उसी एरिया में ब्लैक सॉइल बनती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या क्रॉप्स प्रोडक्शन कौन सी है? फसल उत्पादन या कृषि उत्पादन। तो ये हाड़ौती में लिखवाई हुई है आपको। बस हाड़ौती के इंपोर्टेंस में लिखवाया था, इस क्षेत्र में एक तो सोयाबीन का उत्पादन अधिक है, एक स्पाइसेज क्रॉप्स अधिक होती है। हालांकि इस मिट्टी के तौर पे पहले शब्द अपने को क्या यूज करना है? कॉटन। बाई चांस पूछा जाए मुख्य फसल कौन सी उत्पादित होती है, हालांकि अपने यहाँ इस क्षेत्र में कपास कम बोया जाता है, लेकिन ब्लैक सॉइल के अकॉर्डिंग कॉटन सबसे पहले मानना है अगर ऑप्शन में है तो। और नहीं है तो फिर राजस्थान की ओर जो है वो सोयाबीन एवं मसाला फसलें। कॉटन, सोयाबीन एंड स्पाइस क्रॉप्स या स्पाइसेज क्रॉप्स। अब इस मिट्टी की विशेषताएं लिखिए। जैसे जलोढ़ मिट्टी में अपने लिखा था कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है। ब्लैक सॉइल होता है, इस ब्लैक सॉइल के जो पार्टिकल्स या कण होते हैं काफी बारीक होते हैं, छोटे कण होते हैं। छोटे पार्टिकल के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं चीका। चीका या क्ले पार्टिकल्स। तो इस मिट्टी में क्ले की मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी बारीक कण अधिक पाए जाते हैं इसके अंदर। जैसे रेतीली मिट्टियां होती हैं वो सैंड होती हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स मोटे होते हैं। बिल्कुल बारीक मिट्टी क्ले, क्ले से थोड़े मोटे पार्टिकल्स होते हैं सिल्ट में, गाद के अंदर कीचड़ में, और उससे मोटे होते हैं सैंड। तो सैंडी सॉइल जो होती है उसके पार्टिकल मोटे होने के कारण उसमें गैपिंग ज्यादा होती है, जबकि ब्लैक सॉइल के बारीक कण होते हैं, पानी आते ही चिपक जाते हैं, चिकनी सतह बना लेते हैं। इस कारण इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे बेटर होती है।
तो वो मिट्टियां जिसमें लंबे समय तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, ब्लैक सॉइल, उसका कारण ये होता है इसके पार्टिकल काफी छोटे होते हैं। विशेषताओं में लिखिएगा, काली मिट्टी में कले की मात्रा अधिक पाई जाती है। कले के आगे ओब्लिक करके चीका लिख देना हिंदी में। काली मिट्टी में कले ओब्लिक चीका अधिक पाई जाती है। कले का मीनिंग है सॉइल पार्टिकल्स का मीनिंग है इसका, यानी छोटे कण अधिक होते हैं। तो कले इज मोस्टली फाउंड इन ब्लैक सॉइल। कले इज मोस्टली फाउंड इन ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी में कले या चीका सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखें, काली मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सॉइल इज हाईएस्ट। काली मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सॉइल इज हाईएस्ट। अब जिस मिट्टी की जल धारण क्षमता ज्यादा होगी, यानी वाटर को ज्यादा होल्ड कर सकती है, इसका मीनिंग लंबे समय तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। जबकि इसके अपोजिट होती है सैंडी सॉइल पश्चिम में। तो वो मिट्टियां जिनमें बार बार यानी फ्रिक्वेंटली इरिगेशन की आवश्यकता होती है, वो कौन सी होती हैं? सैंडी सॉइल। और ब्लैक सॉइल है, ये पानी को होल्ड रखती है, इसका लंबे समय तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम, एवं चूना पत्थर अधिक पाया जाता है। आयरन, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट, यानी तीनों जो कंटेंट है ये इसमें अधिक मिलते हैं। आयरन, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट आर मोस्टली फाउंड इन दिस सोइल। आयरन, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट आर मोस्टली फाउंड इन दिस सोइल। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम एवं चूना पत्थर अधिक पाए जाते हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज की ओर जाओगे आप, तो उस क्षेत्र में ये जो ब्लैक सॉइल होती है, वहां इन मिट्टियों को कहा जाता है चरनोजम सॉइल। जैसे यूएसडीए डिपार्टमेंट का जो साइंटिफिक वर्गीकरण है, उसमें इन मिट्टियों को क्या बोला गया है? वर्टिसोल। तो इन मिट्टियों को वर्टिसोल या चरनोजम सॉइल भी कहा जाता है, इन्हीं का ही नाम है। तो इसमें लिखिएगा लास्ट लाइन में, ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज चरनोजम सॉइल एंड वर्टिसोल। काली मिट्टियों को या इस मिट्टी को चरनोजम या वर्टिसोल भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज चरनोजम और वर्टिसोल। काली मिट्टी को या इन मिट्टियों को चरनोजम या वर्टिसोल भी कहा जाता है। तो वर्टिसोल वाले में तो बता दिया था आपको, ब्लैक सॉइल वाले एरिया में ही वर्टिसोल। तो इसका मीनिंग वर्टी इज डर्टी एंड डर्टी इज वर्टी। तो ये हाड़ौती वाले रीजन में। इसमें ज़्यादातर आज के लिए क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन पेपर निकालोगे उससे समझ में आ जाएगा, या तो रेगुर सॉइल के रूप में। पहले के एग्जाम में पूछने का ट्रेंड इसमें कपास को लेके था कि कपासी मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है। तो इसका मीनिंग जिसमें कपास अधिक होता है वो मिट्टी कौन सी है? कपासी। एक आजकल ट्रेंड में ये वाला भी सेल्फ प्लाविंग सॉइल, इससे भी एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी कि सतह जुताई वाली मिट्टी किसको कहा जाता है। तो सतह जुताई वाली मिट्टी के रूप में ब्लैक सॉइल। तो इसमें उपनाम ही ज़्यादा पूछे जाते हैं।
या फिर इसमें जो बारीक पार्टिकल्स जो पाए जाते हैं, क्ले की मात्रा इस मिट्टी में ज़्यादा होती है। इस कारण सिंचाई के बाद, एक बार सिंचाई के बाद लंबे समय तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। तो उसके पीछे कारण ये होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी सबसे ज़्यादा है, जैसे सैंडी सॉइल की सबसे कम है। तो ये पश्चिमी राजस्थान वाली जो 3 मिट्टी अपने की थी कल, उसके बाद में एक ये जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद में इसी के जस्ट नीचे ये वाला पार्ट ब्लैक सॉइल, उसके बाद में राजस्थान का जो सदर्न पार्ट आता है ये वाला पार्ट माही बेसिन। तो माही बेसिन की मिट्टी किस प्रकार की? रेड लोम सॉइल, रेड लोम या रेड लोमी सॉइल, लाल चिकनी मिट्टी। लाल चिकनी मिट्टी और ये जो ब्लैक सॉइल है, इसके बीच में एक एरिया होता है बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और कुछ आंशिक भाग प्रतापगढ़। यहाँ इसमें दोनों ही होती हैं, इस साइड से रेड का इफेक्ट होगा और उस साइड से ब्लैक का इफेक्ट होगा। इसको कहा जाता है रेड ब्लैक सॉइल, लाल काली मिट्टी। तो लाल इस वाले एरिया में और इसके टच वाले में ब्लैक सॉइल, इस कारण इसको रेड ब्लैक सॉइल कहा जाता है। तो रेड ब्लैक सॉइल का जो एरिया है वो आता है मुख्यतः बीबीसी वाला एरिया, बी बूंदी, बी भीलवाड़ा, सी चित्तौड़ और उससे अलग वह एक जिला और प्रतापगढ़। तो मुख्यतः इस एरिया में, जिसमें रेड सॉइल बनने का कारण तो वो जो हम माई बेसिन में लिखेंगे, ब्लैक सॉइल बनने का रीजन आपको पता ही है, बेसाल्ट। तो इसमें दोनों ही रीजन रहेंगे। रेड वाली जो बनेगी वो जैसे इस साइड वाली रेड किससे बनती है? उसी से मेटामॉर्फिक रॉक होती है जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जिन मिट्टियों में आयरन ऑक्साइड अधिक होगा, लोहा ऑक्साइड अधिक होगा, उसमें मुख्यतः जंग लगने की प्रक्रिया अधिक होगी और जंग लगने के कारण इनका रंग कैसा होगा? लाल। तो ये होती है मेटामॉर्फिक रॉक से बनी हुई, यानी रूपांतरित चट्टानों से बनी हुई होती। जबकि ब्लैक सॉइल अभी बताया था आपको किससे बनती है? बेसाल्ट रॉक्स, इग्निस का एग्जाम्पल होती है। तो इसका मीनिंग ये दोनों चट्टानें जहाँ मिलेंगी, मेटामॉर्फिक और ये बेसाल्ट, वहाँ ये दोनों ही प्रकार की होंगी, रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल। जैसे रेड लोमी माही बेसिन में आपको लिखवाई हुई है, उसमें मुख्य फसलें कौन सी होती हैं? एक तो मक्का और एक चावल। और यहाँ चीनी मिल नजदीक होने के कारण मुख्यतः गन्ना भी उत्पादित किया जाता है, लेकिन प्रमुख अनाज इस मिट्टी में कौन सा होता है? मक्का, जो मुख्यतः राजस्थान के ट्राइब्स या भीलों का प्रमुख अनाज भी माना जाता है मक्के को। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में हेडिंग डालिए, रेड लोमी सॉइल, लाल चिकनी मिट्टी। रेड लोमी सॉइल, लाल चिकनी मिट्टी कोई उपनाम नहीं है, डायरेक्ट इसमें लिखिए फॉर्मेशन या निर्माण। कायांतरित को एक नाम और भी दिया जाता है, रूपांतरित। कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों से निर्मित। दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक का वैसे शाब्दिक मीनिंग होता है, मेटा का मीनिंग चेंज, मॉर्फिक का मीनिंग फॉर्म, यानी फॉर्म में चेंज होना। फॉर्म का मीनिंग होता है रूप, रूप में परिवर्तन होना। इस आधार पे इनका नाम क्या है? रूपांतरित या परिवर्तित चट्टान, यानी जो अपने मूल रूप से चेंज हो जाती हैं। उन चट्टानों के अंदर जैसे कई खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं और अचानक कुछ मैच में वो फेलियर होते हैं, तब हम कहते हैं कि फॉर्म से बाहर हो गया। यानी उस खिलाड़ी का फॉर्म अलग तरीके का होता है जो जनरली अब अलग चल रहा है, और अचानक एक दिन वापस वो 50 या 100 मारता है,
तो अपन कहते हैं अपनी फॉर्म में आ गया। इसका मीनिंग उसका फॉर्म या रूप वही है जिस वो विस्फोटक के तौर पे जाना जाता है। तो उसी तरीके से वो चट्टानें जो अपनी मूल फॉर्म यानी जो इग्निस रॉक्स है या सेडिमेंट्री है उससे चेंज होकर अगर वो दूसरी चट्टानों में चेंज हो जाए तो आग्नेय चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स कई बार जो ट्रेसरी रॉक्स होती हैं यानी तीसरे प्रकार की चट्टानें होती हैं उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इग्निस रॉक्स तो सबसे पहले बनती है क्योंकि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो आग के रूप में निकलता है। तो इनका नाम इसी इग्निस के कारण या टेम्परेचर अधिक वाली जो चट्टानें होती हैं जिनके फ्रीज होने से बनती हैं इन चट्टानों को नाम दिया जाता है आग्नेय चट्टानें। तो आग्नेय इनका नाम इसीलिए है क्योंकि इनका टेम्परेचर काफी अधिक होता है। जैसे ये जम जाती हैं चट्टान बन जाती हैं फिर उनके इरोजन या अपर्दन होता है। इसके अपर्दन से फिर सेडिमेंट जमा होते हैं फिर ये चट्टानें बनती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इसके रूप में चेंज नहीं हुआ, इसी के पार्टिकल्स हैं जो धीरे धीरे जम के और इनका लिथिफिकेशन हो गया, कठोर हो गई, ये सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये जो मूल चट्टान और ये सेडिमेंट्री है अगर इनमें प्रेशर या दबाव के कारण यानी कोई दो प्लेट्स के बीच में आ जाए या टेम्परेचर वाले पार्ट के नज़दीक आ जाए तो ये कई बार अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है। तो जब आग्नेय चट्टान में और सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टान में जब चेंज होता है तो उस चट्टान को हम क्या कहते हैं, कायांतरित। तो ये तीसरे प्रकार की चट्टान ये होती हैं। प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है, प्रथम चट्टान कहा जाता है आग्नेय को। फिर इसके डिसमेंटल होने से टूटने से बनी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स और इन दोनों में चेंजेस होने से बनी होती है मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक चट्टानों के टूटने से, अब मेटामॉर्फिक में मुख्यतः जिसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है उससे इसका रंग लाल होता है, वो आगे लिखेंगे रीजन कि इन मिट्टियों के का रंग लाल होने का मुख्य कारण क्या है, तो इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो ये तो इसका निर्माण है कायांतरित चट्टानों से। अब निर्माण के बाद में इसका अपना एक निश्चित विस्तार है जो कि राजस्थान में माही बेसिन है। तो इसमें पहले तो मेन माही बेसिन वाले जो 3 डिस्ट्रिक्ट आपको लिखवाए हुए ना, वागड़ रीजन, वागड़ क्षेत्र या वागड़ रीजन, एक तो वो लिख दीजिए। वागड़ रीजन यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। इसके बाद में कुछ पार्ट इसमें और भी शामिल किए जाते हैं, जैसे ये वाला बांसवाड़ा वाला एरिया, इसके जस्ट ऊपर की ओर ये डूंगरपुर, डूंगरपुर के जस्ट सामने ये प्रतापगढ़। अब इनके ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उदयपुर और चित्तौड़, इनमें भी आंशिक तौर पे ये मिट्टी पाई जाती है इनके सदर्न पार्ट की तरफ। तो सदर्न पार्ट ऑफ उदयपुर एंड चित्तौड़, उदयपुर और चित्तौड़ के दक्षिणी भाग में, क्योंकि इनके सदर्न पार्ट है वो वागड़ के टच में ही है। अब कई बार ऑप्शन क्या देते हैं, वो ऑप्शन में 3 डिस्ट्रिक्ट देते हैं ये वाले कंटिन्यूस, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। एक डिस्ट्रिक्ट अरावली के पश्चिम में से देते हैं, या तो सिरोही दिया जाता है या फिर जालोर दिया जाता है कि किस क्षेत्र में लाल चिकनी मिट्टी नहीं पाई जाती। तो सिर्फ अपने को ये नहीं रटना है कि माही बेसिन में ही, इसके टच वाले जो एरिया यानी उदयपुर चित्तौड़ का सदर्न पार्ट, तो ये जिले भी पार्सली तौर पे, आंशिक तौर पे लिए जाते हैं। तो मेन तो माही बेसिन में अधिक है। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एंड सदर्न पार्ट ऑफ उदयपुर एंड चित्तौड़ एवं उदयपुर चित्तौड़ के दक्षिणी भाग, एवं उदयपुर चित्तौड़ के दक्षिणी भाग। तो 3 जो प्रायोरिटी में अगर वो है तो आंसर वो है। और फिर थोड़ा बहुत अगर हिस्सा लें तो उदयपुर चित्तौड़ का दक्षिणी भाग यानी जो माही बेसिन की तरफ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एंड सदर्न पार्ट ऑफ उदयपुर एंड चित्तौड़ एवं उदयपुर चित्तौड़ का दक्षिणी भाग या आंशिक भाग, यानी एक ही डायरेक्शन बता रहे हैं, इसका मीनिंग पार्सली पार्ट, आंशिक भागी। फिर इसके बाद में लिखिए उत्पादित फसलें जो माही बेसिन में लिखवाई हुई भी हैं आपको। तो बेलों के एरिया में एक तो मुख्यतः इस क्षेत्र में मेज या मक्का, पानी के कारण दूसरा माही बेसिन के कारण चावल, और एक कैश क्रॉप्स और है यहाँ गन्ना। जैसे मेज, राइस एंड शुगर कैन। मक्का, चावल और
गन्ना। मुख्यतः अनाज के रूप में यह अधिक बोया जाता है। मक्का, मक्का मुख्यतः किस मिट्टी में अधिक होता है? तो आंसर रहेगा लाल मिट्टी में या लाल चिकनी मिट्टी में। जैसे कपास मुख्यतः काली मिट्टी में। अब ऐसा नहीं है कि कपास केवल काली मिट्टी में ही, तब स्टेटमेंट गलत होता है। अब जैसे बाजरा केवल बलुई मिट्टी में उत्पादित होता है, स्टेटमेंट गलत है। जनरली सामान्यतः बाजरे का उत्पादन बलुई मिट्टी के क्षेत्र में अधिक रहता है, तो राजस्थान के पश्चिम में बाकी और क्रॉप्स बोई भी नहीं जाती। या तो कुछ दलहन फसलें वो प्रसिद्ध हैं, या अनाज के रूप में बाजरा, क्योंकि उसको पानी की रिक्वायरमेंट कम रहती है और हाई टेम्परेचर को वो सहन कर सकता है। तो पश्चिमी राजस्थान में तापमान भी उच्च होते हैं और वर्षा भी कम होती है, तो उस एरिया में फूड ग्रेन के रूप में, अनाज के रूप में मुख्यतः बाजरा ही सर्वाइव कर पाता है। बाकी दालों में कुछ और भी हैं, जैसे चना है, मूंग है, मोट है, चवला है, ये भी इन क्षेत्रों में उत्पादित होती है। अब इस मिट्टी की विशेषताओं में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता में लिखिएगा। इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड इज मोस्टली फाउंड इन दिस सॉइल। इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। दैट्स वाई द कलर ऑफ दिस सॉइल इज रेड। इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड यानी लोहा ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, इस कारण इसका रंग लाल होता है। देयरफॉर या दैट्स वाई द कलर ऑफ दिस सॉइल इज रेड। इस कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। तो एक क्वेश्चन में पूछा जाता है लाल मिट्टियों का रंग लाल होने का क्या कारण है, तो उसमें आता है सोडियम क्लोराइड है, फॉस्फेट है, आयरन ऑक्साइड है। तो आंसर ये रहेगा आयरन ऑक्साइड यानी लोहा ऑक्साइड। इस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड अधिक पाया जाता है, इस कारण इन मिट्टियों का रंग लाल होता है। अब राजस्थान के सदर्न पार्ट वाली ये मिट्टी भी अपनी कंप्लीट हो गई। तो इसका मीनिंग पश्चिमी राजस्थान की तीन प्रमुख मिट्टियां और अरावली के ईस्ट वाले साइड में जैसे मैदानी भाग में ये हो गई अपनी जलोढ़। जलोढ़ के जस्ट नीचे वाला पार्ट ये ब्लैक सॉइल काली मिट्टी। फिर ये माही बेसिन वाला ये पार्ट ये रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी या लाल चिकनी मिट्टी, रेड लोम या रेड लोमी सॉइल। फिर एक रीजन आता है इन दोनों के बीच में, जैसे यहाँ प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उसके आगे भीलवाड़ा, उसके आगे बूंदी, यानी ये डिस्ट्रिक्ट है बीबीसी, जो रेडियो चैनल आता है बीबीसी, बीबीसी लंदन। तो इसमें है बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उसके आगे एक डिस्ट्रिक्ट और ऐड कर लेना प्रतापगढ़। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है जिसको हमने नाम दिया है कि एक तरफ तो रेड का इफेक्ट होगा और दूसरी तरफ किसका होगा, ब्लैक सॉइल का। इस कारण इसको कहा जाता है रेड ब्लैक सॉइल, लाल काली मिट्टी। अब लाल के अकॉर्डिंग तो इसमें क्या रहेगा, मक्का अधिक होगा। ब्लैक के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, कपास। तो एक तो इसमें उत्पादित फसलें जो होंगी, ये बनने का कारण तो अपने को समझ में आ रहा है, रेड बनी होगी तो क्यों बनी होगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, कैंतरी चट्टानें उनसे बनी है। ब्लैक बनी होगी तो क्यों बनी होगी, ये बेसाल्ट रॉक से बनी होगी। तो इनके दोनों को निर्माण अगर लिखवा दिया अलग अलग, तो इसका मीनिंग दोनों जब एक साथ आई तो वो दोनों रीजन एक साथ आ जाएंगे। अब ये जो रेड सोइल है इसमें मुख्य उत्पादित फसल या अनाज के तौर पे किसको लिया जाता है, मक्के को। तो इन दोनों मिट्टियों के मिलने से एक तो मक्का अधिक है, ब्लैक सोइल के अकॉर्डिंग इसमें कॉटन या कपास अधिक होगा, और दोनों के मिलने के बाद एक नशीली चीज और होगी, अफीम। तो एक इसमें ओपियम प्रोडक्शन या अफीम का उत्पादन भी अच्छा होता है, मुख्यतः चित्तौड़ और प्रतापगढ़ वाले एरिया की ओर। डिमांड इधर अधिक होती है, प्रोडक्शन इधर अधिक होता है। तो इसमें लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, रेड ब्लैक सोइल, लाल काली मिट्टी। तो ये रेड और ब्लैक वाले एरिया के बीच में है, तो इधर से रेड और सामने से ब्लैक, यानी रेड ब्लैक सोइल, लाल काली मिट्टी।
इसमें लिखे निर्माण या फॉर्मेशन में। इसमें दोनों मिला के लिख दो, रेड वाला रीजन भी लिख दो कायांतरित और ब्लैक वाला भी लिख दो बेसाल्ट। तो कायांतरित एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित। दिस सोइल इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक एंड बेसाल्ट रॉक्स। दिस सोइल इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक एंड बेसाल्ट रॉक्स। इस मिट्टी का निर्माण या कायांतरित एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित। तो अभी लास्ट वाली जो दोनों मिट्टियां बताई हैं उनकी दोनों की चट्टानें लिख दो। ब्लैक में लिखवाई थी बेसाल्ट और रेड में लिखवाई थी मेटामॉर्फिक। यहाँ दोनों एक साथ लिखनी है, यानी मेटामॉर्फिक या कायांतरित और ब्लैक के अकॉर्डिंग बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित। अब निर्माण के बाद में कौन से एरिया में रहेगी, तो रेड और ब्लैक के बीच वाले एरिया में रहेगी। तो इसमें एक्सटेंशन या विस्तार में लिखिएगा। तो विस्तार वाले जो डिस्ट्रिक्ट है, पहले बीबीसी वाले डिस्ट्रिक्ट लिख दो। एक तो हाड़ौती का बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और लास्ट में एंड प्रतापगढ़। उत्पादित फसलें जो प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी है इसमें? तो क्रॉप्स प्रोडक्शन या प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स हैं इसमें रेड के अकॉर्डिंग तो मेज या मक्का, ब्लैक के अकॉर्डिंग कॉटन, और दोनों के मिलने से एक नशीली फसल जो ओपियम या अफीम। बाकी विशेषताएं इसलिए नहीं लिखनी है इसमें क्योंकि इसमें जो विशेषताएं पूछे जाएंगे वो इंडिविजुअल आएंगे। जैसे इस मिट्टी में एक शब्द है लाल यानी रेड सॉइल और एक शब्द है ब्लैक। अब आपको ये लग रहा है कि दोनों मिला के पूछी जा रही हैं। जैसे वो मिट्टियां जिसमें आयरन ऑक्साइड और क्ले की मात्रा अधिक होती है, तो आयरन ऑक्साइड तो किस में अधिक होता है और मुख्यतः क्ले की मात्रा किस में अधिक होती है, ब्लैक। इसका मीनिंग दोनों के जब करेक्टरिस्टिक्स मिलने लग जाए तब समझ जाओगे आप रेड और ब्लैक दोनों मिक्सअप वाला आंसर आएगा। बाकी इंडिविजुअल पूछे जाए तब अलग रहेंगे। जैसे वो मिट्टियां जिसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक हो, लाल मिट्टी। वे मिट्टियां जिसमें क्ले पार्टिकल्स अधिक हो, ब्लैक सॉइल। जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेटर हो, ब्लैक सॉइल। वो मिट्टी जिसको वर्टिसॉल या चरनोजम सॉइल भी कहा जाता है, तो ब्लैक सॉइल। ये इसका मीनिंग है कि इनकी विशेषताएं इंडिविजुअली अलग नहीं है, यानी अलग से नहीं लिख सकते हम क्योंकि इसमें रेड और ब्लैक दोनों मिक्सअप हैं। तो विशेषताएं आप लिखोगे तो आपको यूं लगेगा जैसे रेड और ब्लैक दोनों को मिला के लिख रहे हैं। तो इसका मीनिंग अपना रेड और ब्लैक दोनों अगर इंडिविजुअल याद है और दोनों अगर मिला के दिए गए एग्जाम में दोनों की विशेषता, तो हम समझ जाएंगे वो विशेषता किसकी आ रही है, रेड और ब्लैक सॉइल की आ रही है। तो विशेषता इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं। अब इसमें एक लास्ट लिखिएगा। जैसे इस साइड में अपने पूर्व की ओर जो मिट्टी के मैदान में एक तो इम्पोर्टेंट अपनी जलोढ़ मिट्टी कवर किए हैं। हाड़ौती वाला जो पार्ट ये वाला है, ये ब्लैक सॉइल वाला। माही बेसिन वाला रेड लोमी सॉइल, लाल चिकनी मिट्टी। अब यहाँ पे रेड सॉइल जो अभी आपको बताई है माही बेसिन वाली, इसके बाद में इस साइड में अपने रेड के साथ एक शब्द और यूज होगा, ब्लैक सॉइल। और इस साइड में मैदानी भाग है बनास वाला एरिया, इसमें भी मुख्यतः रेड शब्द यूज होता है। इसमें लाल के साथ एक शब्द यूज होगा, येलो।
आपको ध्यान हो, सामान्य कृषि वर्गीकरण या जो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें ब्राउन के साथ येलो लिखा था, येलो ब्राउन सॉइल। इसमें रेड के साथ येलो लिखा जाएगा। येलो करा रहे तो लगभग ये तय है कि मुख्यतः बनास बेसिन है। हो सकता है ये येलो ब्राउन आ जाए, हो सकता है रेड येलो आ जाए, यानी लाल पीली मिट्टी। क्योंकि ये मिट्टियां बनती तो वही है, मेटामॉर्फिक रॉक से बनती हैं, लेकिन यहाँ बनास में पानी अधिक होने के कारण, वाटर कंटेंट के ऐड होने के कारण, यानी जल योजन के बाद इन मिट्टियों का रंग मुख्यतः किस प्रकार का दिखाई देता है? पीला, पानी आने के बाद। इस कारण इनको कहा जाता है रेड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी। तो ये वाले एरिया रेड सॉइल, रेड सॉइल, रेड सॉइल। माही बेसिन वाली रेड लोमी सॉइल, लाल और चिकनी मिट्टी। ब्लैक की तरफ जाओगे तो ये रेड और ब्लैक सॉइल, लाल और काली मिट्टी। और इस साइड में जल योजन या वाटर कंटेंट अधिक होने के कारण ये होती हैं रेड येलो सॉइल। तो ये लाल पीली मिट्टी, लाल काली मिट्टी और ये लाल चिकनी मिट्टी। तो ये तीन रेड सॉइल, रेड सॉइल, रेड सॉइल, रेड लोमी सॉइल, रेड ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल। तो ये लास्ट है अपना रेड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी। इसमें निर्माण नहीं लिख के सीधा विस्तार लिखना। रेड में तो निर्माण तो वही होगा, मेटामॉर्फिक। डायरेक्ट विस्तार लिख दीजिए इसमें। विस्तार में बनास बेसिन। अब बनास बेसिन आपको पता है जिले कौन से रहेंगे? एक तो मेवाड़ वाले, तो इसका मीनिंग एक तो मेवाड़ प्लेन में रहेगी विस्तार। आरबीसी और उदयपुर। और एक मिट्टी का विस्तार रहेगा मालपुरा करौली में। मालपुरा करौली तो माल एटीएम्स, एम के ऊपर एस लगाना है। इनके डिस्ट्रिक्ट लिख देना यहाँ नीचे जो लिखे हुए, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर। नेक्स्ट वाले में करौली भी लिख देना, क्योंकि उस ग्रुप में करौली भी लिखा हुआ आता है। क्योंकि करौली की ओर से भी बनास की एक सहायक नदी आती है, आपको ध्यान हो तो काली सील। उस आधार पे करौली भी डायरेक्ट बनास का एरिया तो नहीं है, लेकिन उसके कैचमेंट एरिया, ट्रिब्यूटरीज के कैचमेंट एरिया में आता है, सहायक नदियों के कवरिंग एरिया में आता है। तो इसमें मेवाड़ प्लेन में राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर। राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ या चित्तौड़गढ़ एंड उदयपुर। चित्तौड़, उदयपुर। लास्ट वाले में नेक्स्ट में मालपुरा करौली में एटीएम्स, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर एंड करौली। इसमें करौली भी ऐड करना। बनास के मैदान में करौली नहीं लेते, लेकिन इस सोइल में लिया जाता है। एग्जाम में इस मिट्टी का एरिया कई बार पूछा हुआ है। राजस्थान में लाल पीली मिट्टियां किसमें पाई जाती हैं? मुख्यतः बनास बेसिन वाले एरिया। नेक्स्ट इसमें उत्पादित फसलें लिखें। क्रॉप्स प्रोडक्शन में या प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स में कौन कौन सी है? तो एक तो मुख्य एरिया इसका जो ये टोंक सवाई माधोपुर वाला ये जो एरिया है, इसमें उत्पादन होता है एक तो मुख्यतः मस्टर्ड या सरसों का। सरसों हालांकि पूर्वी मैदान में भी खूब है, लेकिन टोंक के आसपास भी अधिक होती है बनास बेसिन में। इसके बाद में इसमें अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ वाला पार्ट, ये अजमेर, इस साइड में भीलवाड़ा और ये चित्तौड़। तो राजस्थान के अंदर फूड ग्रेन या अनाजों का अपना हर क्षेत्र में फेवरेट
फूड ग्रेन्स होते हैं, अपने अपने अनाज होते हैं। जैसे ट्राइबल एरिया में मक्का अधिक प्रसिद्ध है। अपने अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ ये वाला बेल्ट ये है जिसमें ज्वार अधिक बोया जाता है, सोरगम प्रोडक्शन अधिक है। राजस्थान का जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो बेल्ट है इसमें मुख्यतः वीट या गेहूं का अधिक उपयोग होता है, और इसके अपोजिट राजस्थान का नॉर्थ और वेस्ट वाला इसमें बाजरा अधिक होता है। तो इसका मीनिंग ट्रेडिशनल या परंपरागत फसलें हर एरिया की अपनी अलग अलग होती हैं। तो इस वाले एरिया में सोरगम या ज्वार उत्पादन अधिक। तो एक तो इसमें सरसों और एक ज्वार। एक पशुओं को खिलाते हैं वो गंवार होता है, हालांकि अपन भी खाते हैं, गंवार फली सब्जी खूब बनाते हैं। तो सरसों और ज्वार का एरिया, ये फसलें अधिक हैं। तो उत्पादित फसलों में इसमें मस्टर्ड, और सोरगम। तो इसमें मस्टर्ड और सोरगम, सरसों एवं ज्वार। तो इस सॉइल में मेनली एरिया अधिक पूछा जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फसलें वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। बाकी मुख्यतः रेड सॉइल आ रहे हैं, तो रेड और ब्लैक सॉइल का भी इफेक्ट रहता है, अफीम वगैरह भी, लेकिन अफीम का प्रोडक्शन मेन जो रेड और ब्लैक वाला पार्ट है उस साइड में अधिक। अब लास्ट में स्टार्टिंग में मैंने हेडिंग डलवाई थी, उस समय एक पॉइंट लिखवा था, प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल, मिट्टी की समस्याएं। तो लास्ट हेडिंग डालिए, मृदा या मिट्टी की समस्याएं, डी पॉइंट। चंबल नदी काली मिट्टी का कटाव करती है, तो करौली सवाई माधोपुर में काली मिट्टी क्यों नहीं मिलती? पार्शियली, आंशिक तौर पे मिलती है। बाकी पूर्वी मैदान में बहते बहते इसकी मिट्टी जलोढ़ अधिक मानी जाती है, ब्लैक सॉइल का इफेक्ट कम माना जाता है। बाकी किसी भी जिले में अपने ऐसा नहीं लिखा है केवल ये मिट्टी पाई जाती है। जैसे आप किसी भी जिले में जाओ, ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब में देखो, तालाब में कैसी मिट्टी होंगी। अब आप चाहे जैसलमेर के तालाब देख लो, वहां पे भी ड्रेनेज सिस्टम, जो नदियां बहकर आती हैं या कोई तालाब बनता है, तो तालाब जिस एरिया में बनेगा वहां छोटे पार्टिकल्स अधिक पाए जाएंगे। छोटे पार्टिकल्स यानी वहां ब्लैक टाइप या काली प्रकार की मिट्टियां अधिक मिलती हैं तालाब वाले क्षेत्रों में। अब ये कहें कि काली मिट्टी इस क्षेत्र में, तो हर जिले में आपको ब्लैक सॉइल तालाब वाले एरिया में मिल जाएगी। तो ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो टूटने के बाद ब्लैक सॉइल, क्योंकि अपनी जमीन के अंदर सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा होती है, लोहांश तत्व जमीन में सर्वाधिक होता है, और लोहे के साथ कहीं ना कहीं कैल्शियम कार्बोनेट भी उपस्थित होता है। तो लोहा, एल्यूमिनियम और कैल्शियम कार्बोनेट जहां अधिक होता है ब्लैक सॉइल बन सकते हैं। तो मिट्टी में कहीं ना कहीं ब्लैक सॉइल आपको हर कहीं प्रेजेंट, लेकिन मोस्टली ब्लैक सॉइल कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो ये जिलों के ग्रुपिंग में इसीलिए पूछी जाती हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में अब किसी भी मिट्टी को लिखा जाए कि ये मिट्टी केवल इस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ओनली लगा दिया जाएगा, तब स्टेटमेंट गलत होगा फिर, क्योंकि किसी भी जिले में केवल एक प्रकार की मिट्टी मिलना मुश्किल है। अब चैप्टर का लास्ट पार्ट है मिट्टी की समस्याएं। तो प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल्स के अंदर मृदा की समस्या में समस्या वाले पार्ट में एक तो हम कवर करेंगे मृदा के अपर्दन को, यानी उसके कटाव की समस्या को। इरोजन जो अलग अलग प्रोसेस से होता है मिट्टियों में, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, नदी जल के द्वारा। एक मिट्टी में मुख्यतः स्थायी तौर पे पानी के भराव की समस्या को कहा जाता है सेम की समस्या। जैसे भूमि दलदली हो जाते हैं, आईजीएनपी में एक समस्या लिखवाई थी मैंने, जिसको वाटर लॉगिंग भी कहा जाता है। एक मरुस्थलीय क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने पर सफेद परत बनती है मिट्टी में, जिसको हम लवणीय मिट्टी की डेफिनेशन भी थी
कि एरिड एरिया में अधिक सिंचाई के कारण सफेद परत का निर्माण होता है, वो लवणीय है। और उस समस्या को क्या बोलेंगे? लवणीयता, सैलिनिटी। तो सैलाइन मिट्टी होती है, सैलिनिटी उसकी समस्या होती है। एक होता है क्षारीयता की समस्या। जब साइंस सब्जेक्ट आप कवर करोगे तो उसमें 0 से लेके 14 तक स्केल दिया हुआ रहता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच स्केल, जिसका 7 मान होता है तो उसको हम कहते हैं उदासीन। मिट्टियों के बारे में जनरली कहा जाता है 6.4 से 7.4 के बीच में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियों का पीएच वैल्यू होती। तो इसका मीनिंग हल्की क्षारीय मिट्टी भी उपजाऊ होती, 7+। तो इसका मीनिंग है कि हल्की क्षारीयता समस्या नहीं है, समस्या तब है जब पीएच वैल्यू 8 से ऊपर चली जाती है। तो जब मिट्टियों का पीएच वैल्यू 8 से अधिक हो जाएगा तो उसको समस्या क्या कहा जाएगा? क्षारीयता की समस्या। एल्काइन या एल्किलाइन प्रॉब्लम, क्षारीयता की समस्या। एक होता है लंबे टाइम तक अगर हम मिट्टियों में केमिकल यूज करें तो मिट्टी अपना जो बायोलॉजिकल कंपोजिशन है, यानी उनका जो जैविक संगठन है, उनका फिजिकली कंपोजिशन या उनका जो इसमें फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो कंपोजिशन होता है मिट्टियों का, एक जैसे हर मानव की जो बॉडी होती है उसका भी अपना एक फिजिकल कंपोजिशन होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, गाड़ी चलाते अचानक एक्सीडेंट हो गया, हाथ 3 जगह से टूट गया, तो डॉक्टर जोड़ तो देगा लेकिन उसको राय ये देगा अब हाथ से भारी चीज या वजन मत उठाना। तो इसका मीनिंग वो फिजिकली डिक्लाइन हो गया है। जैसे अपनी बॉडी के अंदर कई बार जिम वगैरह जाके और कई कहते हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स निकलनी चाहिए, तो वो कुछ प्रोटीन वगैरह या सप्लीमेंट बताता है। तो सप्लीमेंट्स के कारण जैसे वेंस वगैरह उनका फूलना या अपनी बॉडी में केमिकली चेंजेस होना। तो इसका मीनिंग अपनी धीरे धीरे एक बार तो बॉडी फूलेगी लेकिन उससे केमिकली जो कंपोजिशन होगा बॉडी का, रासायनिक संगठन होगा, वो धीरे धीरे चेंज होगा। तो ये एक समय के लिए तो ठीक है लेकिन बाद में धीरे धीरे बॉडी केमिकली डिक्लाइन हो जाएगी। यानी कुछ हार्मोन्स हैं जो अचानक बढ़ जाएंगे, कुछ हैं जो जितने बैलेंस होने चाहिए उससे कम हो जाएंगे, तो फिर बाद में केमिकली डिक्लाइन। और इसी तरीके से बायोलॉजिकली डिक्लाइन, तो बायोलॉजिकली तरीके से अपनी बॉडी का अपना एक सर्कल है, अगर उसमें अगर हम कुछ इम्प्लांट करेंगे, कोई दूसरी चीजें ऐड करेंगे, तो इसका मीनिंग उसके अंदर जो बायोलॉजिकल जो चेंजेस हैं, जैविक जो चेंजेस हैं, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपनी मिट्टियों के बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकली चेंजेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे देश का लगभग 90% किसान रासायनिक उर्वरक या केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। तो इस कारण सॉइल डिग्रेड हो गई है, मृदा अवकर्षित हो गई है। इसका मीनिंग उनकी फर्टिलिटी कम हो चुकी है। तो आज के लिए सब सॉइल डिग्रेडेशन ये भी एक समस्या मानी जाती है, जिसका मुख्य कारण रासायनिक खादों का उपयोग अधिक होना। मृदा अवकर्षण कहा जाता है इसको। मृदा अवनव्यन या मृदा अवकर्षण, ये शब्द अधिक यूज होता है, सॉइल डिग्रेडेशन। तो ये मुख्य समस्याएं जिसमें मीनिंग क्या होगा, किस कारण से होती हैं, किस क्षेत्र में अधिक है, ये 1 बाई 1 अपन कवर करेंगे। तो मृदाई समस्याएं लिखने बाद फर्स्ट हेडिंग में लीजिए इरोजन या अपरदन। जिसमें कुछ एक समस्याओं की तो आईजीएनपी में भी हमने बात की थी, एक तो वाटर लॉगिंग या सेम की समस्या, एक सैलिनिटी या लवणीयता की समस्या। ये लिखने बाद फर्स्ट हेडिंग में लिखिए इरोजन या अपरदन। इरोजन का मीनिंग क्या होता है?
मिट्टी का कटाव होना, यानी उसके जो अपर लेयर है उस अपर लेयर का अपने स्थान से रिमूव होना या हटना अपने आप में क्या है, सॉइल इरोजन कहलाता है। तो हेडिंग में फर्स्ट लिखिए इरोजन या अपर्दन, पॉइंट फर्स्ट। तो एक तो इसमें मीनिंग या अर्थ लिखिए, अपर्दन का मीनिंग क्या होता है? पृथ्वी की ऊपरी सतह है, पृथ्वी की ऊपरी सतह अपने आप में, पृथ्वी की ऊपरी सतह में क्या पाई जाती है, मिट्टी। तो पृथ्वी लिख दो चाहे मृदा लिख दीजिए, मीनिंग है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह का जो कटाव है, ऊपरी सतह के कटाव की प्रक्रिया या सतह का कटाव अपर्दन कहलाता है। The process of wearing away of upper surface या अपर लेयर ऑफ सोइल या अर्थ, पृथ्वी की ऊपरी सतह का हटना या उसका कटाव होना क्या कहलाता है, अपर्दन। तो पृथ्वी या मृदा की ऊपरी सतह का कटाव अपर्दन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल या अर्थ। अब इस अपर्दन के अंदर मुख्य कारण क्या होता है? तो ये तो जनरल डेफिनेशन है, लगभग अपने वो ध्यान है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह पर या उसकी मिट्टी का जो कटाव होना, यानी इस जगह से हटना, अपने आप में ये इरोजन प्रोसेस होता है। अब इस अपर्दन के एक तो कारण क्या है कि अपर्दन क्यों होता है, और एक होता है कि अपर्दन के कारक क्या है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक तो कॉज पूछा जाए कि अपर्दन के मुख्य कारण क्या है, क्यों अपर्दन अधिक क्यों होता है, और एक इसके फैक्टर जो अपर्दन करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो अपर्दन का जनरल रीजन जो है, कारण जो है, वो हम मानते हैं वृक्षों की अधिक कटाई होना। वृक्षों की अत्यधिक कटाई। तो जिस क्षेत्रों में वृक्षों को अधिक काटा जाएगा, तो सामान्य सी बात है वहां वाटर फ्लो बहुत तेज होगा, तो वाटर फ्लो से मिट्टी का कटाव अधिक होगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है पश्चिमी राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में इरोजन का मेन रीजन क्या है? तो कारण पूछा है, कारक नहीं पूछा है। आप बता रहे हो विंड्स के बारे में, आप जो इरोजन करता है उसके बारे में बता रहे हो। फैक्टर पूछे अपर्दन का मुख्य कारक क्या है, तो हवा के द्वारा अपर्दन अधिक होता है, वो बता रहे हो। पूछा जाए अपर्दन किस कारण, उसके पीछे विंड्स के द्वारा इरोजन अधिक क्यों हो रहा है, भाई वनस्पति का अभाव तो है ऑलरेडी, ये तो, लेकिन उसमें मुख्यतः वृक्षों की अत्यधिक कटाई है या अति पशुचारण है, या मुख्यतः अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर, अवैज्ञानिक कृषि है। अवैज्ञानिक कृषि का मीनिंग है खेतों की जुताई या बुआई बार बार करना। अब जैसे खेत हैं जिसमें अपन फसलें करते हैं, तो एक बार अगर खेती करेंगे तो हल एक बार चलाना पड़ेगा सिर्फ। तो हल चलाएंगे तो उससे जमीन के जमी हुए जो पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के कण, वो उखड़ते हैं एक बार। अगर ये हल आप 2 बार 3 बार चलाओगे, बार बार करोगे, तो इसका मीनिंग है कि उसमें इरोजन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती। तो आजकल अपन क्या है कि क्रॉप्स रोटेशन बार बार लेते हैं, क्योंकि किसान के पास इरिगेशन की सुविधाएं हो गई हैं। पहले जनसंख्या भी कम थी और सिंचाई के साधन भी कम थे, तो किसान केवल एक ही बार खेत में बुआई करता था, सिर्फ मानसून के सीजन में, जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर, इस वाले टाइम पीरियड में। फिर बाकी के समय खेत जनरली अपने खाली रहा करते। तो अब ये बार बार रोटेशन लिया जाता है कि खरीफ भी होती है, रबी भी होती है, जायद भी होती है।
तो आप जितनी बार क्रॉप्स बोओगे उतनी बार मिट्टी में हल चलाने पड़ेंगे, तो मिट्टी के पार्टिकल्स उतनी बार टूटेंगे, और टूटे हुए पार्टिकल जैसे ही हवा का फ्लो बनता है तो पार्टिकल्स अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे यानी सॉइल इरोजन इजीली हो जाता है। तो उसको कहा जाता है अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर, अवैज्ञानिक कृषि। या फिर अरावली वाले क्षेत्र के पास में देखोगे तो माइनिंग अधिक हो रही है। इसका मीनिंग जहां चट्टानों को ब्लास्टिंग करवाया जाता है, चट्टानें टूट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो इसका मीनिंग खनन भी मुख्य कारण है इरोजन का। भाई कई एरिया में खनन है तो खनन के कारण भी इरोजन इजीली हो जाता है, माइनिंग के कारण भी। तो रीजन तो सब है। एक जनरल रीजन पूछा जाए कि भारत में या विश्व में अपर्दन का जनरल या कोई एरिया कुछ नहीं दिया गया आपको कि अपर्दन का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण है डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई या वृक्षों की अत्यधिक कटाई होना। और पश्चिमी राजस्थान में अपर्दन का मुख्य कारण, पश्चिमी राजस्थान में अपर्दन का मुख्य कारण है अति पशुचारण, ओवर कैटल ग्रेजिंग को माना जाता है कारण। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में पेड़ तो तब काटोगे जब पेड़ मिलेंगे आपको, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में प्लांट और वेजिटेशन ऑलरेडी पहले से ही कम है। वहां तो अपन आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे फॉरेस्ट या वन, वहां लिखवाएंगे जोधपुर का जितना एरिया है, तो जोधपुर का जितना भी है, जोधपुर के लिए तो 100% जोधपुर है ना, तो जोधपुर के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट है 0.8%, 1% से भी कम। तो इसका मीनिंग है कि उस एरिया में जो थोड़ा बहुत जो वेजिटेशन है वो ग्रेजिंग लैंड के रूप में है, और उस एरिया में अगर पशु चराए जाएंगे तो अपर्दन और अधिक बढ़ जाएगा। तो पश्चिमी राजस्थान में इरोजन का मुख्य कारण होता है अति पशुचारण, पशुचारण नहीं अति पशुचारण। अति पशुचारण का मीनिंग है चारागाह से पशुओं को तब तक नहीं हटाना जब तक चारागाह समाप्त नहीं हो जाए, या पशु खुद ही अपने आप नहीं चला जाए कि चलो मालिक अब कुछ नहीं बचा है। तो पश्चिमी राजस्थान में मुख्य कारण ये वेस्टर्न राजस्थान में मेन कारण ये माना जाता है। बाकी जनरल आंसर ये लेना होता है। मुख्यतः अपर्दन का मुख्य कारण है डिफोरेस्टेशन। तो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट में अपर्दन का कारण, कॉज ऑफ इरोजन। तो कॉज ऑफ इरोजन में लिखे, ये तो अलग रहेगा, ये फैक्टर ऑफ इरोजन में हवा वगैरह वो बाद में लिखेंगे। तो कॉज ऑफ इरोजन में लिखे फर्स्ट डिफोरेस्टेशन या वृक्षों की अत्यधिक कटाई, वृक्षों की अत्यधिक कटाई, वनों की कटाई, कुछ भी लिख सकते हो, डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट लिखिए अति पशुचारण, ओवर कैटल ग्रेजिंग। तो कैटल ग्रेजिंग होना एक सामान्य सी बात है, हम चरते हैं, पशु भी चरते हैं, लेकिन ओवर कैटल ग्रेजिंग ये अलग। नेक्स्ट अवैज्ञानिक कृषि यानी खेत में बार बार हल चलाने वाली स्थिति, उसको कहा जाता है अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर। अवैज्ञानिक कृषि, और लास्ट में लिखिएगा माइनिंग, खनन। तो माइनिंग पश्चिमी राजस्थान में भी होता है, जैसे बीकानेर है, बीकानेर में जो जिप्सम वगैरह है उसको खनन करने के लिए वहां से भी चट्टानों को तोड़ा जाता है। तो चट्टानों को या माइनिंग के लिए आप चट्टानों को जैसे जैसे तोड़ोगे तो उसका इरोजन होना और आसान रहेगा। तो माइनिंग भी इरोजन का या अपर्दन का एक मुख्य कारण होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। अच्छा, अभी जो कारण लिखा ना उसमें अंडरलाइन कर दीजिए, ये कारण लिखे आपने, कॉज ऑफ इरोजन। अब लिखिएगा अपर्दन के कारक, यस, हाँ। तो उपजाऊ वाले एरिया में होता नहीं है ना अपर्दन, ना के बराबर होता है। और जहां पर्टिकुलर जहां ये समस्या होती है उसके लिए समस्या है भाई, जहां फायदा होगा उसकी बात नहीं करें। जैसे हिमालय है, हिमालय से नदियां जो आती हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स को काट के लेके आती है, तो वो हिमालय के लिए तो इरोजन है, लेकिन मैदानों के लिए वो ठीक है, क्योंकि मैदानों में वो नदियां क्या करेंगे, डिपोजिशन करेंगी। तो अपन पर्टिकुलर एज ए प्रॉब्लम के तौर पे इसको देख रहे हैं, फायदे वाली चीज इसमें नहीं देख रहे, यानी समस्या के तौर पे देख रहे हैं, फायदा नहीं देख रहे हम। और इरोजन सबसे ज्यादा राजस्थान में कहाँ होता है, पश्चिम में होता है। तो पश्चिम की इनफर्टाइल सोइल होती है, वो अगर उड़ के पूर्व की तरफ आएगी तो सामान्य सी बात है फर्टाइल लैंड को वो क्या करेगी, इनफर्टाइल।
पूर्वी राजस्थान की सॉइल है वो नॉन डेजर्ट है, उसको डेजर्ट में कन्वर्ट करेगी। तो सॉइल का उपजाऊ का अनउपजाऊ में कन्वर्ट होना, यानी फर्टाइल का इनफर्टाइल में कन्वर्ट होना, और डेजर्ट का, सॉरी, नॉन डेजर्ट का डेजर्ट में कन्वर्ट होना, इसको कहा जाता है डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। तो पूर्वी राजस्थान में अपर्दन, पश्चिमी राजस्थान के इरोजन के कारण पूर्वी राजस्थान में डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ रही है। तो इसका मीनिंग इरोजन जिस ओर अधिक काम कर रहा है उसके कारण पूर्वी राजस्थान की जमीन है वो डेजर्ट लैंड में कन्वर्ट हो रही है, इनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो रही है। इरोजन प्रोसेस पूर्वी राजस्थान में कम होता है। सीमित एरिया जैसे चंबल वाला एरिया है जहाँ गली इरोजन अधिक होता है, जहाँ उबड़ खाबड़ भूमियां अधिक पाई जाती, तो वहां पे भी बंजर भूमियां हैं, केवल बीहड़ ही बीहड़ है, प्रोडक्शन कम है उन क्षेत्रों में। लेकिन चंबल के टच वाले जो एरिया जहाँ चंबल की नमी होती है उनमें प्रोडक्शन अच्छा है, क्योंकि वहां चंबल का पानी वहां तक नहीं जाता, नुकसान नहीं होता वहां। जबकि मेन चंबल का जो पार्ट है उसमें बीहड़ के अलावा कुछ नहीं है, इसका मीनिंग प्रोडक्टिविटी उसमें भी कम है। तो पानी का होना भी उपजाऊपन नहीं है। अब इसमें जो फैक्टर है मेन अपर्दन के कारक हैं वो क्या क्या है? तो इसमें फैक्टर्स ऑफ इरोजन में जैसे एक तो रीजन होता है विंड्स या हवा, कि अपर्दन का एक कारक विंड्स या हवा है, जैसे रेनी वाटर, वर्षा जल। रेनी वाटर जब एक निश्चित एरिया से बहता है तो वो अपने आप में रिवर वाटर होता है, नदी जल। तो अपर्दन के जो जनरल रीजन अपने यहाँ जो है, एक तो विंड्स, एक रेनी वाटर या वर्षा जल, और एक नदियों के द्वारा अपर्दन। तो जो विंड्स वाला जो इरोजन होता है इसको नाम दिया जाता है, यानी टाइप्स ऑफ इरोजन बताते हैं, जो फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं, उसके द्वारा टाइप्स ऑफ इरोजन को भी डिफाइन किया जाता है, यानी अपर्दन के प्रकार बताए जाते हैं। जैसे हवा अगर अपर्दन करेगी तो ये ऊपर वाली लेयर को काटती है, इस तरीके से लेयर टू लेयर काटती है, इस कारण इसको कहा जाता है लेयर इरोजन। मीनिंग परतदार अपर्दन। जैसे रेनी वाटर होता है, रेनी वाटर मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक होने की पॉसिबिलिटी होती है, इस कारण अधिकांश नदियां पहाड़ों से जनरेट होती हैं, क्योंकि पहाड़ या पर्वत होते हैं वो बैरियर्स के रूप में होते हैं जहाँ ह्यूमिडिटी बढ़ने की पॉसिबिलिटी अधिक है। तो इन एरिया में जैसे बारिश होता है या बारिश होगी तो माउंटेन्स हमेशा आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं, उबड़ खाबड़। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ मुलायम चट्टान थी, यहाँ टफ रॉक्स है, ये बची हुई, फिर यहाँ वापस मुलायम चट्टान थी। तो पहाड़ों से बारिश का पानी जैसे नीचे की ओर आता है तो ये सॉफ्ट रॉक्स या मुलायम चट्टानों को अपने साथ बहा कर लाता है, बाकी टफ रॉक्स का इरोजन कम होता है। जैसे कई बार अपन बेड से बेड शीट उतारते हैं एक साथ, तो सेम ये पानी ऊपर से मुलायम चट्टानों को ऐसे उतार के लाता है जैसे बेड से बेड शीट उतारी गई। इसको कहा जाता है सीट इरोजन, चादरी अपर्दन। तो रेनी वाटर के द्वारा जो हिल्स रीजन में होता है उसको नाम क्या दिया जाएगा? सीट इरोजन, चादरी अपर्दन। जो रिवर वाटर होता है, रिवर क्या होता है? एक निश्चित एरिया से बहती है नदी, बाढ़ आती है तब जरूर बाहर निकलती हैं नदियां अपने कैचमेंट एरिया से, बाकी निश्चित एरिया के बहने के कारण उसका एरिया जो होता है वो एक गड्ढे वाला होता है, नाली वाला होता है। इस कारण जो नदी जल के द्वारा जो अपर्दन होता है या टाइप्स ऑफ इरोजन होता है उसको कहा जाता है गली इरोजन। जो राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन करती है? चंबल, क्योंकि वो नदी ज्यादा करेगी जिसमें पानी है अधिक। अवनाली का अपर्दन। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम चंबल को मानते हैं। ये अपने मानसरोवर में देख लो, द्रव्यवती नदी वाला गड्ढा, ये भी नाली है एक तरीके से। जैसे अपने घर के सामने वो ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा कम होता है, अपने घर के सामने अपने घर का पानी बहता है उसको भी हम नाली कहते हैं। तो नदियां क्या करती हैं? एक निश्चित एरिया में से कटाव करते हैं, नाली बनाती हैं, इस कारण इनके इरोजन को
अवनालिका अपर्दन या नाली अपर्दन कहा जाता है। घग्गर में सिर्फ इसके कैचमेंट एरिया को नाली बोला गया गड्ढों के कारण, और चंबल में इसको बोला गया गली इरोजन यानी अवनालिका अपर्दन। तो मुख्यतः इसमें या तो इनके रीजन पूछे जाएंगे कि अवनालिका अपर्दन किसके कारण होता है, रिवर वाटर के कारण यानी नदी के जल के कारण, और मुख्यतः चादरी अपर्दन का मुख्य कारण क्या है, रेनी वाटर या वर्षा जल, और ऊपर की परत जो बार बार हटती है हवा के कारण, तो परतदार अपर्दन का मुख्य कारक क्या है, हवा, या हवा के कारण यह होता है। और इन कारकों के माध्यम से होने वाले अपर्दन को क्या क्या कहा जाता है, तो या तो ये टाइप्स ऑफ इरोजन ऊपर लिख दो, चाहिए मीनिंग एक ही, और इनके रीजन आगे लिख दो कि किस कारण या किस कारक के द्वारा होते हैं। तो या फिर ये फैक्टर पहले बता दीजिए कि ये इरोजन के मेन फैक्टर होते हैं। अब इन मेन फैक्टर के इरोजन को क्या क्या कहा जाता है, तो जो विंड्स इरोजन होता है वो टाइप्स ऑफ इरोजन में कहलाएगा लेयर इरोजन यानी हवा के अपर्दन को, परतदार अपर्दन, रेनी वाटर या वर्षा जल के अपर्दन को सेट इरोजन, और नदियों के अपर्दन को गली इरोजन कहा जाता है। तो ये जो हेडिंग जो आपने डाली उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, यानी फैक्टर ऑफ इरोजन अपर्दन के जो कारक हैं वो तो एक तो विंड्स है, उसके बाद में रेनी वाटर वर्षा जल, और लास्ट में है रिवर वाटर नदी जल। अब इनमें नाम क्या दिए जाएंगे, तो इसमें साइड में लिख देना अपर्दन के प्रकार और कौन कौन से एरिया में अधिक हैं, ये भी साइड में मेंशन कर देना। डिस्ट्रिक्ट अभी लिखवाएंगे, एरियाज लिखवाएंगे अभी इसमें। सर्वाधिक, इसका मीनिंग अगर विंड इरोजन हो रहा है तो वो सर्वाधिक किस एरिया में, तो लास्ट में सर्वाधिक या प्रभावित क्षेत्र, अफेक्टिव रीजन, सर्वाधिक या प्रभावित क्षेत्र। प्रभावित क्षेत्र वाले में भी स्पेस छोड़ देना, जगह लिखवाएंगे उसमें। तो इरोजन फैक्टर में विंड्स के द्वारा, रेनी वाटर वर्षा जल के द्वारा, और रिवर वाटर नदी जल के द्वारा। तो हवा के द्वारा बार बार मिट्टी के ऊपर की परत हटती है लेयर, इस कारण ये लेयर इरोजन परतदार अपर्दन। तो इसमें साइड में लिख दीजिए फैक्टर के बाद में अपर्दन के प्रकार टाइप्स ऑफ इरोजन। तो हवा के द्वारा होता है तो उसको परतदार अपर्दन, यानी हवा के द्वारा होने वाले परत को, सॉरी अपर्दन को परतदार अपर्दन, रेनी वाटर से होने वाले को सेट इरोजन यानी चादरी अपर्दन, और रिवर वाटर नदी जल से होने वाले को अवनालिका अपर्दन, गली इरोजन। नॉर्मली मानते हैं, इसमें तो वो रीजन ही नहीं है ना भाई। एसिडिक को चाहे नॉर्मल हो, कटाव तो पानी तो कटाव ही करेगा, वो अलग समस्याएं हैं फिर। भाई एसिडिक वाटर होगा, लैंड फर्टिलिटी डिक्लाइन कर देगा वो, बस चाहे वाटर एसिडिक हो चाहे एल्केलाइन हो, कोई भी पानी हो, पानी अगर बहेगा तो उससे क्या होगा। तो अपन अभी बात अपर्दन की कर रहे हैं। भाई पानी कैसा ही हो, चाहे गंदे नाली का पानी हो चाहे साफ पानी हो, जब निकलेगा इसका मीनिंग वो क्या करेगा, इरोजन करेगा। तो मीनिंग है यहाँ एसिडिक या एल्केलाइन वाटर, वो वाटर नेचर से कोई मीनिंग नहीं है। अपन यहाँ टाइप्स पढ़ रहे हैं कि ये अपर्दन होता है तो किस कारण होता है, या इसके द्वारा इसका फैक्टर ये है तो इसके इरोजन को क्या बोला जाएगा। अब चाहे आप ये कहो कि अम्लीय जल के अपर्दन को तो वो भी अपर्दन है, या क्षारीय जल के अपर्दन को तो वो भी अपने आप में अपर्दन। अब उसमें मिट्टी में समस्याएं अलग अलग होती हैं। अब जैसे जिस मिट्टी में पीएच, जिस पानी में पीएच वैल्यू ज्यादा होगी तो उसके कारण इरोजन तो होगा ही होगा, मिट्टी का पीएच वैल्यू और बढ़ जाएगा, उसमें एक समस्या साथ में और हो जाएगी। अब इसमें हवा के द्वारा अपर्दन राजस्थान के कौन से क्षेत्र में, अच्छा अब एक बार ये देखिए, जो जनरली हमारे यहाँ वो तो हमने लिखे हैं, लेकिन कुछ इरोजन के ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे यहाँ नहीं है। जैसे ज्योग्राफी आपके सब्जेक्ट हैं, तो आप सब्जेक्ट में ये पढ़ते हो कि जो इरोजन के जो फैक्टर हैं उसमें सागरीय जल भी इरोजन करता है, लेकिन इसका एरिया सिर्फ तटीय क्षेत्र होता है, यानी सिर्फ ये ओसेनिक वाटर है वो अपने सिर्फ कोस्टल एरिया तक सीमित है। अब अपने को पता है कि अरब सागर राजस्थान के अंदर अपर्दन करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि अरब सागर की अपनी सीमाएं हैं समुद्र की, वो कोस्टल एरिया में इरोजन करेगा। तो सागरीय अपर्दन राजस्थान में होगा क्या, यानी ओशियनिक इरोजन, तो ये अपर्दन हमारे यहाँ नहीं पाया जाता। दूसरा हिमानी अपर्दन, ग्लेशियर इरोजन अपने यहाँ राजस्थान में होगा।
नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ माइनस में टेम्परेचर नहीं, ग्लेशियर नहीं। ग्लेशियर होते तो वो मेल्ट होने से नदियां भी निकलती हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ तो पहले ग्लेशियर नदी जरूर मानी जाती थी, घग्गर, लेकिन अब वो भी सीजनल रिवर है, क्योंकि उसके ग्लेशियर भी समाप्त हो चुके हैं। तो अपने यहाँ ग्लेशियर इरोजन नहीं होते, ये हिमालय में होते हैं या उच्च अक्षांशों में होते हैं, हाई लेटीट्यूड्स के ऊपर होते हैं। जैसे जैसे आप 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाओगे तो उन साइड में आपको मिलेंगे ग्लेशियर इरोजन, या मुख्यतः कुछ ऐसे ऊंचे पर्वतीय भाग जैसे हिमालय, तो वहां पे आपको ग्लेशियर मिलेंगे, उनसे इरोजन फैक्टर देखोगे आप, अपर्दन के कारण किस किस प्रकार के अपर्दन है। तो ये ग्लेशियर इरोजन भी राजस्थान में नहीं है। फिर एक इरोजन होता है मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट, जिन एरिया में पाया जाता है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर आपको पता है जिस भी सतह पर पाया जाता है और पानी उसके ऊपर अगर आएगा तो पानी चूना पत्थर को मेल्ट करके नीचे चला जाएगा, उससे होता है भूमिगत जल अपर्दन। यानी इसमें ग्राउंड वाटर इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि जमीन के नीचे भी जाके पानी काट सकता है क्या, तो चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में घुल के चूना पत्थर स्पेस बन जाता है, और उनके नीचे भी चूना पत्थर चट्टानें होती हैं, और उन चट्टानों को पानी घोल के और एक नदी बना लेता है अंदर ही अंदर। इस प्रकार के जो इरोजन होते हैं, यूरोप के अंदर एक क्षेत्र आता है यूगोस्लाविया। तो यूगोस्लाविया वाले क्षेत्र में एक क्षेत्र है चूना पत्थर, जिसके लिए अपन शब्द यूज करते हैं कारस्ट प्रदेश। तो ये कारस्ट रीजन वाला एरिया है, तो अपने राजस्थान में ये भी नहीं होता। ग्राउंड वाटर इरोजन अपने यहाँ राजस्थान में नहीं होता। फिर अपने यहाँ अपर्दन होते कौन से हैं? अपने होते हैं हवा के द्वारा अपर्दन, नदी अपर्दन, या वर्षा जल के द्वारा होने वाला अपर्दन। तो अपने जिन फैक्टर से होते हैं वो लिखवा दिए। इसका मीनिंग ये नहीं है कि जहाँ इरोजन वाले जितने भी फैक्टर हैं वो सब यही हैं, ये सारे ये नहीं है, इसके अलावा भी हैं। लेकिन अपने राजस्थान को कौन से प्रभावित करते हैं वो ये हैं। इरोजन के बारे में सबसे ज्यादा जो रिसर्च है वो हुए हैं नदन अमेरिका के अंदर। एक जियोलॉजिस्ट थे, फिजिकल ज्योग्राफी में अगर आपने पढ़ा हो तो पूरा नाम है विलियम मॉरिस डेविस। हालांकि आपके इतना ही नाम याद है, डेविस, डेविस का अपर्दन चक्कर। तो डेविस ने अपनी पूरा जीवन इरोजन में ही निकाल दिया था, यानी अपर्दन को देखते देखते। इन्होंने स्टडी की थी इस क्षेत्र में मिसिसिपी की एक सहायक नदी आती है, ओहियो नदी। तो इनके जो रिसर्च हैं वो ओहियो के ऊपर थे, और इन्होंने कहा कि जो रिवर्स हैं विश्व में अधिकांश आप देखोगे तो जो ड्रेनेज सिस्टम का मीनिंग अपवाह तंत्र। अब जैसे बारिश का पानी आपके घर से निकला तो वो भी नाली में बहते हुए अपने आप में एक इरोजन है, सॉरी एक ड्रेनेज सिस्टम है, वो भी अपवाह तंत्र का एक हिस्सा है। वो आगे जाके एक बड़े नाले में मिलेगा, और वो बड़ा नाला आगे जाके एक नदी में मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि जो वर्षा जल या नदी जल है वो एक ही है। अपने हालांकि यहाँ राजस्थान में दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं, तो राजस्थान वाली बुक्स में कई बार वर्षा जल और नदी जल, तो नदी जल में जनरली ये मानते हैं चंबल, वर्षा जल का अपर्दन मानते हैं मुख्यतः सिरोही राजसमंद के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ पहाड़ियों पर वर्षा अधिक होती, इस कारण उसके कारण इरोजन अधिक होते हैं, जहाँ सीट इरोजन एक चादरी प्रकार का अपर्दन दिया हुआ है। बाकी इन्होंने कहा कि जो रिवर वाटर है या जो रेनी वाटर है, यानी बारिश या जो नदी का जल है, वो जल इरोजन सबसे ज्यादा करता है। और बाकी डिपेंड करता है कि ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है। अगर पानी है ही नहीं तो वहां अपर्दन का मेन कारक क्या रहेगा? वहां विंड्स रहेगी। इसका मीनिंग वर्षा नहीं हो रही उन क्षेत्रों में मुख्यतः विंड्स या हवा के द्वारा अपर्दन अधिक होंगे, और वो एरियाज जहाँ के टेम्परेचर माइनस में है, और कभी कभार वहां पे सनराइज, इसका मीनिंग एक सीजन में वहां टेम्परेचर अधिक होने के कुछ समय के कारण जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होते हैं। तो इसका मीनिंग उच्च अक्षांशों पे या ठंडे क्षेत्रों में अपर्दन का मुख्य फैक्टर होता है हिमानी होता है। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिए जाते हैं, जैसे नदी जल, वर्षा जल, रेनी वाटर, विंड्स या हवा, और एक ऑप्शन दिया गया जैसे हिमानी। निम्न में से अपर्दन का कौन सा कारक राजस्थान में नहीं है? तो हमारे यहाँ हिमानी या ग्लेशियर फैक्टर काम नहीं करता। अगर सागरीय दिया हुआ होता तो जो सागरी जल, हिमानी जल, एक ये दिया गया भूमिगत जल, और एक ऑप्शन डी दिया गया आपके नदी जल।
कि इनमें राजस्थान में अपर्दन का मुख्य कारक क्या है, इनमें से बताना है। तो अपने यहाँ सागरीय जल तो नहीं आता, हिमानी भी अपने यहाँ नहीं है। भूमिगत जल मुख्यतः उन क्षेत्रों में काम करता है जहाँ कैल्शियम कार्बोनेट हो, तो वहां वो कैल्शियम कार्बोनेट को घोल के नीचे बैठ जाता है, फिर नीचे से इरोजन करता है। तो ये वाली कंडीशन भी अपने यहाँ नहीं है, अपने यहाँ ये। और इनमें भी अगर विंड्स या वायु वाला दिया हुआ रहता है तो आंसर वो होता है। तो इसका मीनिंग जो मैंने आपको इरोजन के जो फैक्टर या कारक जो बताए हैं, इन कारक में राजस्थान में सबसे ज्यादा अपर्दन हवा करता है, और हवा के अपर्दन राजस्थान के पश्चिम में सर्वाधिक होते हैं, मोस्टली जैसलमेर। तो इसमें सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र मोस्ट अफेक्टेड रीजन में पश्चिमी राजस्थान, ब्रैकेट में लिख देना नीचे जैसलमेर। जो चादरी अपर्दन है यह मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास अधिक होता है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो आप सिरोही एंड राजसमंद। क्योंकि इनके आसपास कुछ नदियां ड्रेनेज सिस्टम एक्टिव होते हैं, उनसे इरोजन अधिक होने की पॉसिबिलिटी है। अब होने को उदयपुर में भी होते हैं चादरी अपर्दन, लेकिन मोस्टली में ये है सिरोही राजसमंद। और गली इरोजन मुख्यतः किस रीजन में होते हैं, चंबल बेसिन। अब चंबल बेसिन आपने पढ़ा है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, तो डिस्ट्रिक्ट नहीं लिख के वहां चंबल बेसिन लिख दीजिए। तो गली इरोजन या अवनाली का अपर्दन ये होता है चंबल बेसिन में। तो चंबल बेसिन से समझ में आ जाएगा चंबल वाले एरिया हैं वो शामिल है। तो जो चंबल नदी में भी लिखवाए हुए हैं, चंबल के मैदान में भी लिखवाए हुए हैं, दो जगह लिखवाए हुए हैं एरियाज। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा इरोजन कौन सा होता है? एक तो सिंपल पूछा जाए कि राजस्थान में अपर्दन का मुख्य कारक क्या है, हवा है, जबकि भारत या विश्व में जल, या जिसको नदी जल भी लिख सकते हो, रिवर वाटर या वाटर, यानी विश्व में मुख्यतः। क्योंकि बाकी के आप देखोगे विंड्स के अलावा सब फैक्टर में पानी है, सागरीय जल पानी है, हिमानी ग्लेशियर में पानी होता है, भूमिगत जल तो पानी के होने से यह अपर्दन होगा, नदी जल ये पानी के कारण। इसका मीनिंग सिर्फ एक, जो जलीय अपर्दन, क्योंकि जलीय अपर्दन के कई प्रकार होते हैं। ठंडे क्षेत्रों में जल अपर्दन किस रूप में करेगा, हिमानी के रूप में। मुख्यतः जहां वर्षा अधिक होगी वहां किसके रूप में इरोजन करेगा, ये नदी जल। जहां चूना पत्थर होगा उसमें ये भूमिगत जल, और जहां सागरीय जल होगा या समुद्री पानी होगा वहां सागरीय जल के रूप में इरोजन करेगा। इसका मीनिंग शुष्क क्षेत्रों के लिए सिर्फ एक ही बचा है, विंड्स या पवन। तो मीनिंग है कि राजस्थान का मोस्टली एरिया 61% पार्ट डेजर्ट है, तो यहाँ अपने अपर्दन का मुख्य कारक क्या रहेगा, पवन। तो अपर्दन का मुख्य कारक राजस्थान को लेके बात की जाए तो पवन या विंड्स के द्वारा, और इंडिया और वर्ल्ड को लेके बात की जाए तो मुख्यतः रिवर वाटर या जनरल वाटर, यानी जल या नदी जल। तो ये तीनों लिखने के बाद राजस्थान वाले जो तीनों भी आपने बताए हैं, इनके बाद नोट में नीचे एक लाइन लिखेगा, अपर्दन का मुख्य कारक, मेन फैक्टर ऑफ इरोजन। यानी ऊपर आपने जो अभी कारक बताए ये सीमित हैं, पूरे नहीं बताए, ये राजस्थान के अकॉर्डिंग लिखे आपने। अपर्दन के प्रमुख कारक, मेन फैक्टर्स ऑफ इरोजन, अपर्दन के प्रमुख कारक, या अपर्दन का प्रमुख कारक लिख दीजिए। प्रमुख कारक, अगर ये राजस्थान के सेंस में पूछा गया क्वेश्चन, एक तरफ लिख दो राजस्थान में, इन राजस्थान स्टेट, तब तो आपको नीचे आंसर लिखना है विंड्स या हवा। और ये अगर भारत या विश्व के अकॉर्डिंग पूछा गया, तो इसमें रिवर वाटर या वाटर, नदी जल या जल। यानी विश्व में जल या नदी जल अपर्दन अधिक होता है। यानी सामान्य तो वाटर इरोजन, और वाटर में भी अगर पूछ लिया जाए तो अपने को पता है समुद्री जल की अपनी सीमाएं होती हैं, हिमानी की भी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन नदी आपको हर जगह मिलेंगी, समुद्र के किनारों पे भी मिलेंगे, हिमानी वाले एरियाज में भी मिलेंगे, जो कारस्ट वाला प्रदेश, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, वहां पे भी मिलेंगे। तो इसका मीनिंग जल या वाटर इरोजन में रिवर का योगदान ज्यादा रहता है, इस कारण उसको वाटर इरोजन या रिवर इरोजन के रूप में डिफाइन करते हैं। तो भारतीय विश्व में अपर्दन का मुख्य कारक, प्रमुख कारक या फैक्टर क्या है,
जल या नदी जल। जबकि राजस्थान में अपर्दन का मुख्य कारक क्या है? विंड्स। अब विंड्स के द्वारा राजस्थान में अपर्दन होता है तो ये तय है कि अपर्दन राजस्थान के पश्चिम में सबसे ज्यादा होता है, और पश्चिम में भी मोस्टली किस एरिया में? जैसलमेर की ओर अधिक होते हैं। इस कारण कहा जाता है राजस्थान में सबसे ज्यादा बंजर भूमि या इनफर्टाइल लैंड जैसलमेर में अधिक है, क्योंकि वहां थोड़ी बहुत सरस्वती की उपजाऊ मिट्टी थी, वो धीरे धीरे वहां से रिमूव हो चुकी है। तो नीचे की जो इनफर्टाइल लैंड जिसमें बायोटिक पार्ट कम है या जैविक अंश कम है, वो मिट्टी ऊपर आ चुकी है। तो इस कारण राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि किस जिले में स्थित है? जैसलमेर के अंदर। लास्ट में लिखे सॉल्यूशन या उपाय। अपर्दन का उपाय क्या? तो कारण क्या था, अपर्दन क्यों हो रहा था? एक तो वृक्षों की अत्यधिक कटाई, तो इसमें लिखो वृक्षारोपण, एफोरेस्टेशन। तो एफोरेस्टेशन के माध्यम से अपर्दन को हम सीमित कर सकते हैं। पूर्णतः रोकना इम्पॉसिबल है। तो ये प्लांट कितने लगा दो, अगर बारिश हो गई तो प्लांट लगने के बाद भी इरोजन होगा, लेकिन कम होगा फिर। एफोरेस्टेशन। नेक्स्ट, अति पशुचारण लिखा था अभी, वो कारण था, इसका मीनिंग पशु चारागाह भूमियों का विस्तार, चारागाहों का विस्तार। टू एक्सटेंड ग्रेजिंग लैंड या टू एक्सटेंड पास्चर लैंड, चारागाह भूमियों को बढ़ाना या विस्तार करना। फिर नेक्स्ट रीजन क्या लिखा था? अवैज्ञानिक कृषि। तो अवैज्ञानिक कृषि, देखो खेती तो करनी पड़ेगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो बार बार हल चलाने भी पड़ेंगे, लेकिन अगर हम खेत को कवर कर लें, गांव में कहते हैं ना कि डोली बनाना, तारबंदी से काम नहीं चलेगा। तारबंदी के नीचे से हवा निकल सकती, भाई पशु ही तो नहीं आ सकता। बाकी गांव में हम देखते हैं मिट्टी की यूं डोलियां बनाती हैं ये इस तरीके से। कईयों के पास बजट ठीक रहता है तो पक्की दीवारें भी बनाने लग गए हैं लोग। अब इससे अगर इरोजन होगा तो सामान्यतः विंड्स के द्वारा कोई पार्टिकल उड़ के चला गया, बात अलग है। बाकी हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा, जब अपने खेत में ये हो सकता है एक स्थान से मिट्टी उठ के दूसरे स्थान पे चली जाएगी, लेकिन वो फसल के बाद में अपन प्लाव निकालते हैं क्या, समतल करते हैं, तो प्लाव निकाल के वापस समतल कर लेते हैं, तो अपने ही खेत की जो मिट्टी है वो एक ही तरफ और इकट्ठी हो जाएगी। तो अपने ही खेत में उसको बचाए रखने के लिए हम कहते हैं कि खेत की मेड़बंदी करना। मेड़बंदी यानी कवरिंग करना, उसको फेंसिंग करना। तो इसमें लिखिएगा खेत की मेड़बंदी। जैसे फेंसिंग ऑफ फार्म, जो अपना फार्म हाउस है उसको फेंसिंग या कवरिंग या मेड़बंदी करना है। सेंटर सेंटर बेल्ट, मीनिंग ये फेंसिंग वाला आप लिख सकते हो। फेंसिंग भी उसी को मेड़बंदी करना, दीवारें जो डोली बनाना वो है। इसमें खनन वाले का वैसे तो देखो कोई समाधान नहीं है, इंडस्ट्री चलानी है तो खनन भी करना पड़ेगा। राजस्थान गवर्नमेंट तो खुद कहती है कि अरावली के खनन को और अधिक बढ़ाना, लेकिन वो खनन क्या होना चाहिए? साइंटिफिक, यह एक सीमित होना चाहिए, यानी एक अपन कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत पोषणीयता की अवधारणा, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना किया जाए, एक्सेस उसको नहीं किया जाए। तो एक्सेस तो हालांकि गवर्नमेंट अपना बहुत सारा मिनरल्स है जो हमें मंगवाना भी पड़ता है, जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड उस साइड में हमें कोयला काफी अधिक आयात करना पड़ता है। तो खनन तो जितना हो रहा है लगभग सीमित सही है, लेकिन कई जगह इलीगल माइनिंग हो रही है, वो नुकसानदायक है। तो इसका मीनिंग साइंटिफिक प्रोडक्शन करना यानी खनन करना।
तो एक लास्ट में लिख दीजिए, साइंटिफिक माइनिंग या वैज्ञानिक खनन। फसल चक्र भी एक कारण है क्या सर? फसल चक्र ही तो ये अवैज्ञानिक कृषियां, बार बार क्रॉप्स का रोटेट करना, बार बार बुआई करना। अब अपर्दन की समस्या में जैसा कि अपने को पता है कि जिस एरिया में उपजाऊ मिट्टी है वहां की उपजाऊ मिट्टी धीरे धीरे हटेगी। इसका मीनिंग है इसमें सॉइल अचानक फर्टाइल सॉइल है वो एक साथ समाप्त नहीं होती है, धीरे धीरे समाप्त होती है। जैसे किसी जीव है उसको मारने का एक प्रोसेस तो है कि एक साथ झटके से निपटा दो, एक उसको रेंत रेंत के मारना धीरे धीरे। तो अपर्दन ऐसी समस्या है जिसका इरोजन बार बार होगा, जैसे विंड्स आएगी वापस कटाव करेगी। अब ये मिट्टी है तो कहेगी नहीं पिछले साल काटा था इस साल रहने दे। तो इस कारण इस समस्या को, अपर्दन की समस्या को जनरली कहा जाता है मृदा की रेंगती हुई मौत। अब मृदा की मौत के साथ इसका मीनिंग है जो फर्टाइल सॉइल है वो हट गई वहां से। इसका मीनिंग जो फर्टाइल सॉइल थी वो खत्म होने के कारण इसको मृदा की रेंगती हुई मौत, या अब जो इनफर्टाइल सॉइल ऊपर आ गई है, अब वो इनफर्टाइल सॉइल किसान के कोई काम की नहीं, इस कारण इसको डेथ ऑफ फार्मर भी कहा जाता है, किसान की मौत। तो इसमें दो शब्द यूज होते हैं मृदा अपर्दन के लिए, तो ये जनरली क्वेश्चन में अधिक आता है। यानी मृदा की रेंगती हुई मौत, क्रेपिंग क्रेपिंग डेथ ऑफ सॉइल किस समस्या को कहा जाता है? मृदा की रेंगती हुई मौत किस समस्या को कहा जाता है? अपर्दन को कहा जाता है, क्षारीयता को कहा जाता है, लवणीयता को कहा जाता है, सेम को कहा जाता है। सारी समस्या आएंगी तो उसमें आंसर रहेगा अपर्दन। तो इसमें इरोजन वाले में लास्ट लाइन और लिख दीजिएगा, अपर्दन को मृदा की रेंगती हुई मौत या किसान की मौत भी कहा जाता है। इरोजन इज आल्सो नोन एज क्रेपिंग डेथ ऑफ सॉइल, क्रेपिंग डेथ ऑफ सॉइल और डेथ ऑफ फार्मर। अपर्दन की समस्या को मृदा की रेंगती हुई मौत, इरोजन इज आल्सो नोन एज क्रेपिंग डेथ ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी का रेंगते हुए आगे बढ़ना, क्रेपिंग डेथ ऑफ सॉइल एंड डेथ और डेथ ऑफ फार्मर। अपर्दन की समस्या को मृदा की रेंगती हुई मौत या किसान की मौत या मृत्यु कहा जाता है। तो ये फर्स्ट वाला ये ज्यादा बड़ा था इसमें पॉइंट। तो राजस्थान में अपर्दन का सामान्य कारण क्या है? एक जनरल अगर अपन रीजन पूछें कि अपर्दन किस कारण अधिक होता है, तो अपर्दन होता है मुख्यतः वृक्षों की अधिक कटाई के कारण। किसके कारण होता है? डिफोरेस्टेशन के कारण अधिक होता है। पश्चिमी राजस्थान में इरोजन का मुख्य कारण क्या है? ओवर कैटल ग्रेजिंग, अति पशुचारण के कारण होता है। अपर्दन का राजस्थान में मुख्य कारक या मेन फैक्टर कौन है? तो हवा के द्वारा होता है। तो ये ध्यान देना है एग्जाम में, हालांकि ऑप्शन से पता लग जाएगा। जब कारण पूछेंगे तो कारण ही लिखे हुए रहेंगे, और जब कारक पूछेंगे तो उसमें फैक्टर लिखे हुए रहेंगे कि विंड्स के द्वारा, रिवर वाटर के द्वारा, ओसेनिक वाटर के द्वारा या ग्लेशियर्स के द्वारा। तो राजस्थान में इरोजन का मेन फैक्टर या कारक है हवा, जबकि भारत या विश्व में रिवर वाटर या जो जनरल वाटर, नदी जल या जल के द्वारा अपर्दन अधिक होता है। इसी कारण डेविस, जैसे आप फिजिकल ज्योग्राफी कभी पढ़ोगे तो डेविस के इरोजन को कहा जाता है रिवर, जो जनरल इरोजन को कहा जाता है रिवर इरोजन या मुख्यतः वाटर इरोजन। उन्होंने सामान्य अपर्दन को, सामान्य वो होता है जो जनरली हर जगह देखने को मिले। अब जैसे डेजर्ट में बारिश होती है अपने यहाँ सीमित होती है, लेकिन तो उसे इरोजन की संभावनाएं कम है, क्योंकि वो वाटर फ्लो कुछ दूर तक ही चलेगा,
फिर मिट्टी अगर थोड़ी बहुत कटी भी है तो जमा हो जाती है वापस। तो इसका मीनिंग है पश्चिमी राजस्थान में सामान्यतः विंड्स का इफेक्ट अधिक है, बाकी विश्व में मुख्यतः पानी का इफेक्ट अधिक है। तो इस कारण जनरल इरोजन, तो जनरल का मीनिंग जो हर जगह मिले, तो उसको कहा गया है सामान्य अपर्दन। सामान्य अपर्दन किसको कहा गया है? जो रिवर वाटर होता है या जल के इरोजन को जनरल इरोजन कहा जाता है, पानी के अपर्दन को। अब नेक्स्ट अगला हेडिंग लिखिए सेम। सेम या वाटर लॉगिंग, सेम ही है ना। नेक्स्ट हिंदी में एक शब्द और भी यूज करते हैं, जलाक्रांत। ये वाटर लॉगिंग वाला भी कई बार शब्द एज इट इज हिंदी में भी यही आता है, इंग्लिश में नहीं। इंग्लिश में तो रहता ही रहता है। तो सेम की समस्या होता है, जैसे अपन जनरली बारिश अधिक होती है तो मकानों में अपनी नमी आ जाती है, जिसको कहते हैं सीम आना। तो सेम ऐसा ही अगर हम सिंचाई अधिक करें या जो अपनी कैनाल्स वगैरह होती हैं उनमें वाटर लीकेज हो, तो वाटर लीकेज के कारण उनके आसपास की जो जमीन है वो स्थायी दलदली हो जाती है। तो या तो मिट्टी का दलदली होना या फिर उसमें नमी की समस्या बढ़ना, ये अपने आप में क्या होता है? सेम। तो इसमें मीनिंग क्या होता है? ये लिखिए, मिट्टी का दलदली होना। सॉइल बिकम मार्सी, मिट्टी का दलदली होना। सॉइल बिकम मार्सी और स्वैम्पी, यानी मिट्टी में दलदलीपन या जो नमी की समस्या, स्वैम्पी लैंड में कन्वर्ट होना। तो इसमें जनरली क्वेश्चन में यही दिया जाता है, मिट्टी का दलदली होने वाली समस्या को क्या, नमी वाली समस्या को क्या कहा जाता है? सेम। कारण आपको ध्यान हो तो आईजीएनपी में लिखवाया हुआ है, अधिक सिंचाई या वाटर लीकेज। तो इसमें कारण में लिखेगा, कोज या कारण में लिखे, मोर इरिगेशन एंड वाटर लीकेज, अधिक सिंचाई या जल रिसाव। तो अपने घर में भी अगर टंकी में कहीं कोई लीकेज है तो वहां स्थायी जमीन अगर पानी भरा हुआ रहता है तो वो भी दलदली भूमि बन जाती है किस समय के बाद? वाटर लीकेज एंड मोर इरिगेशन, जल रिसाव एवं अधिक सिंचाई। यानी जिस जमीन के अंदर कुछ चट्टानें इस प्रकार की होती हैं नीचे की ओर, जैसे जिप्सम चट्टान है, और आप कंटिन्यू सिंचाई कर रहे हो तो जिप्सम अपारगम्य चट्टानें होती हैं, पानी को नीचे नहीं बैठने देंगे। तो एक डीप तक तो पानी नीचे जाएगा, उसके बाद में जिप्सम पानी को होल्ड कर लेगा, और कंटिन्यूस वो पानी भरने के बाद और धीरे धीरे वो पानी का लेवल ऊपर आता जाएगा और वो जमीन स्थायी दलदली हो जाएगी। अब या तो वो पानी इवेपोरेट नहीं हो, या इस प्रकार के प्लांट उस एरिया में नहीं लगाए जाएं जो पानी को सोख ले, जैसे यूकेलिप्टिस। तो इस समस्या के समाधान के लिए जनरली क्या किया जाता है? यूकेलिप्टिस के पेड़ लगाए जाते हैं। तो अब ये जो जिस कारण हो रहा है, इस कारण से प्रभावित क्षेत्र एक तो कौन सा वो एरिया लिख दो और फिर उसके सॉल्यूशन लिख दीजिए। तो प्रभावित क्षेत्र में नंबर फर्स्ट हनुमानगढ़ बड़ोपल और दूसरा श्री गंगानगर। ये शायद आईजीएनपी में लिखवाए भी थे मैंने। अफेक्टिव रीजन या प्रभावित क्षेत्र,
रैंक वाइज फर्स्ट सबसे ज्यादा प्रभावित है इसमें हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ बड़ोपल। हनुमानगढ़ अगर ऑप्शन नहीं है तो बाद में आंसर रहेगा श्री गंगानगर। इस समस्या का समाधान या उपाय? इसमें लिखिएगा प्लांटेशन ऑफ यूकेलिप्टिस, सफेदा या यूकेलिप्टिस का वृक्षारोपण। प्लांटेशन ऑफ यूकेलिप्टिस। अब ये कार्यक्रम चलाया था हमने नीदरलैंड या हॉलैंड के साथ मिलकर, जिसको नाम दिया जाता है इंडो डच प्रोग्राम। तो राजस्थान की किस नहर के पास इंडो डच प्रोग्राम, इंडो डच प्रोग्राम यही था, प्लांटेशन ऑफ यूकेलिप्टिस। तो ये बड़े स्तर पे आईजीएनपी के पास में चलाए गए। तो इसके आगे ब्रैकेट में लिख देना इंडो डच प्रोग्राम। तो इंडो डच प्रोग्राम का मीनिंग यही है, प्लांटेशन ऑफ यूकेलिप्टिस, सफेदे के पेड़ लगाना। इंडो डच प्रोग्राम। तो इंडो यहाँ किसको इंडिकेट कर रहा है? इंडिया को। डच है ये नीदरलैंड या हॉलैंड को इंडिकेट करता है। तो इंडो डच प्रोग्राम। मर्दा की समस्याओं में थर्ड लिखेगा सैलिनिटी, लवणीयता। लवणीयता मीनिंग क्या है? तो सफेद मिट्टी बनने का मुख्य कारण क्या है? मुख्यतः जो एरिड रीजन है, शुष्क क्षेत्र है, उन शुष्क क्षेत्रों में अधिक सिंचाई के कारण। अब इन शुष्क एरिया में नीचे अपने को पता है कि नीचे माइकासिस चट्टान है, और माइकासिस चट्टानों तक जैसे ही ये पानी जाएगा तो सैलिनिटी ऊपर की ओर आके व्हाइट लेयर बनाती है, सफेद परत। अब इस सफेद परत को अपन रेहे भी बोलते हैं, कलर भी बोलते हैं, खार भी बोलते हैं। इसका मीनिंग सैलाइन या सैलिनिटी मिट्टी का एक प्रकार भी और एक समस्या भी। तो इसमें जैसे लवणीय मिट्टी बनने का जो कारण होता है वही इसमें लवणीयता का कारण होता है। तो लवणीय मिट्टी का जो रीजन लिखवाया था वो यही लिखवाया था कि शुष्क क्षेत्रों में अधिक सिंचाई का होना, जिसके कारण सफेद परत का निर्माण होता है, और वो सफेद परत ही क्या कहलाती है? सैलिनिटी, लवणीयता कहलाती है। तो इसमें लिखे शुष्क क्षेत्रों में अधिक सिंचाई होना, शुष्क क्षेत्रों में अधिक सिंचाई होने के कारण, शुष्क क्षेत्रों में अधिक सिंचाई होने के कारण सफेद परत का निर्माण होता है। ए व्हाइट लेयर इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग मोर इरिगेशन इन एरिड रीजन। ए व्हाइट लेयर इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग मोर इरिगेशन इन एरिड रीजन। शुष्क क्षेत्रों में अधिक सिंचाई के कारण सफेद परत का निर्माण होता है।
तो इसका मीनिंग ये सफेद परत ही अपने आप में क्या है, सैलिनिटी या लवणीयता होती है। तो इसमें कारण इसके अंदर ही आ गया है कारण डेफिनेशन के अंदर। एरिड रीजन में अधिक सिंचाई, तो अधिक सिंचाई को अंडरलाइन कर देना, मोर इरिगेशन। और अधिक सिंचाई कारण जमीन जब दलदली हो जाती है, मार्सी लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो सेम या वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती। अब इससे प्रभावी क्षेत्र लिखिए। कल लवणीय मिट्टी वाले जो एरिया हैं वो हैं इसमें, एक तो आईजीएनपी और एक नर्मदा कैनाल। लवणीय मिट्टियां कहाँ लिखवाई थी, आईजीएनपी रीजन एंड नर्मदा वाले एरिया में। प्रभावी क्षेत्र इफेक्टिव रीजन श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के तौर पे लिखें तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जालोर एंड बाड़मेर। ये स्टार्टिंग में 2-3 लिखवाएं। ये तो आईजीएनपी वाले जालोर एंड बाड़मेर कौन सा एरिया हो गया, नर्मदा कैनाल वाला पार्ट। तो लवणीय भी तो है वहां, तो हो सकता है उसके ऊपर सैलिनिटी हो। नमक उसके ऊपर भी तो हो सकता है। मैंने ये कब कहा कि माइका से सटाने उसके नीचे होंगे। और स्थान, हाँ, मिट्टी पानी में लवणीयता है, सैलिनिटी है उसमें भी। भाई जरूरी नहीं है कि सफेद परत पूरी की पूरी व्हाइट लेयरी हो, हल्की सैलिनिटी है तब भी लवणीयता है ना भाई। अगर सब्जी के अंदर कई बार क्या होता है, अपने घर वाले कम नमक डालते हैं और फिर हम सब्जी खाते हैं तो हम क्या कहते हैं, नमक नहीं डाला आज। तो फिर सामने जवाब क्या मिलता है, डाला तो था लेकिन कम था। तो मीनिंग है जिन क्षेत्रों में महसूस नहीं हो रहा है इसका मीनिंग सैलिनिटी कम है, और जहां महसूस हो रहा है वहां सैलिनिटी ज्यादा है। अब जैसे रन ऑफ कच्छ है, वहां नदियों ने सेडिमेंट जमा नहीं किया, इसका मीनिंग सैलिनिटी बिल्कुल ऊपर है वहां, तो वहां इफेक्ट अधिक होगा। जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर ने मिट्टी का जमाव लंबे टाइम तक किया, सरस्वती नदी ने, और आज भी घग्गर डिपोजिशन करती है, तो इसका मीनिंग वहां सैलिनिटी का इफेक्ट कम होता है। उतना नहीं है जितना कि बाड़मेर और जालोर की तरफ। वहां तो कैनाल में ही बाउंडेशन लगाई हुई है कि ओपन वाटर कोई यूज नहीं करेगा, सिर्फ ड्रिप और स्प्रिंगलर से वाटर सप्लाई होगा वहां। तो इसका मीनिंग सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र होता है नर्मदा कैनाल वाला पार्ट। लेकिन कुछ एरिया में ये ग्रोथ कर रही है तेजी से, वो आईजीएनपी वाला एरिया जहां तेजी से बढ़ रही है। तो लास्ट में सॉल्यूशन या उपाय में लिखिए। तो सॉल्यूशन या उपाय में एक तरीका तो इसमें फर्टिलाइजर या उर्वरक के रूप में क्या यूज किया जाए। तो फर्टिलाइजर में जनरली जिप्सम का यूज किया जाता है। यह सैलिनिटी के इफेक्ट को कम करता है, लवणीयता के प्रभाव को कम करता है। तो सॉल्यूशन या उपाय में एक तरफ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, यानी एज ए फर्टिलाइजर क्या यूज करना है इसमें। तो ऑप्शन फर्टिलाइजर या उर्वरक वाले दिए हुए हैं, तब तो आंसर रहेगा जिप्सम। और मेथड या विधि अगर दी हुई, तो मेथड इसमें यूज किया जाता है लेचिंग मेथड। लीचिंग को कहा जाता है निक्षालन। हिंदी मीडियम वाले निक्षालन के आगे ब्रैकेट में ये इंग्लिश वाला शब्द है, ये लिख देना लीचिंग, या तो एज इट इज इंग्लिश वाला या फिर ये हिंदी में करके लिख दो लीचिंग। लीचिंग का होता है जिन क्षेत्रों में सैलिनिटी कम होती है जमीन में, तो वो क्या होता है, पानी जैसे लगेगा तो सैलिनिटी ऊपर आ जाती है। और फसल जैसे ही आप काटते हो, काटने के बाद में खेत में पानी भर के और उस मिट्टी के अंदर उस नमक को मिला दो वापस, यानी जिस एरिया में सैलिनिटी अधिक दिख रही है, तो जैसे ही फसल अपने काट ली तो खेत में अपन पानी भर सकते हैं उस समय, और भर के बाद में उसको नमक के साथ घोल दीजिए, वो धीरे धीरे वो पानी क्या करेगा, उस नमक को नीचे बैठा देगा। लेकिन ये उन एरियाज में पॉसिबल है जहाँ सैलिनिटी कम होती है, और पता चले माइकस चट्टानें बिल्कुल ऊपर ही थी, इंतजार कर रही थी और पानी आए, तो उन एरिया में ये नुकसानदायक भी है।
तो एज ए मेथड अगर ऑप्शन लिखे हुए हो, आपके चारों अलग अलग मेथड लिखे हुए हो, तो एग्रीकल्चर में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके बहुत सारे मेथड लिखे हुए होते हैं। तो मेथड के रूप में जब ऑप्शन आएगा लवणीयता का, तब मेथड ये आएगा आंसर में, लेचिंग मेथड, यानी निक्षालन, मिट्टी को धोके और उसमें लवणीयता को मिला के नीचे बैठा देना। और सामान्यतः अगर आपके खेत में क्रॉप्स आपने बो रखी है, फसल बो रखी है, तो उस टाइम अपन ये नहीं करेंगे खेत को पानी से भर देंगे, हो सकता है फसल खराब हो जाए, तो उस समय अपन फर्टिलाइजर यूज करेंगे जो सैलिनिटी के इफेक्ट को कम करेगा। तो लवणीयता के प्रभाव को कम या सीमित, वैसे लवणीयता के प्रभाव को कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन ये हो सकता है कि जिप्सम के अंदर प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी ठीक आ जाती है, कि लवणीयता इफेक्ट को थोड़ा कम करेगा। अगर खेत में बिल्कुल सलाइन की परत बन गई है, जैसे रन ऑफ कच्छ, तो रन ऑफ कच्छ पूरी नमक की परत है, उसमें कुछ भी उत्पादित नहीं होता है, तो इसका मीनिंग बिल्कुल सलाइन हो गया, तब तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, नमक को इकट्ठा करो और खेत के बाहर डालो, यही सॉल्यूशन है। और बाकी उपाय के तौर पे अगर ऑप्शन में एज ए फर्टिलाइजर ऑप्शन दिया तो आंसर है, जब सम एज ए मेथड आंसर पूछा है तो लेचंग मेथड, ये मेथड रहेंगे इसमें। 2 समस्याएं ब्रेक के बाद।